देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है मैम। अच्छा ये देखो डिवेंचर आज हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 में कंप्लीट किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 मतलब डिवेंचर इशू हुआ था फॉर 3 पर्पस था इसमें क्वेश्चन में, है ना। एक वेंडर से हम लोगों ने फिक्स्ड एसेट लिया था, कोलैटरल सिक्योरिटी, और नॉर्मल पब्लिक को इशू किया गया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर नया पॉइंट जो आ रहा है दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। अब देखो हम लोगों का जो डिस्काउंट, ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट ऑन लॉस ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर, तो डिवेंचर का लॉस जो हो रहा है मतलब इशू टाइम पे दो तरह का लॉस हो सकता है। एक तो अगर हम लोग डिवेंचर को इशू कर रहे हैं डिस्काउंट पे तो एक लॉस होता है, और अगर डिवेंचर को रिडीम कर रहे हैं, ठीक है, ये क्या हो गया, इशू अगर कर रहे हैं डिवेंचर को डिस्काउंट पे तो लॉस बुक होता है। और अगर रिडीम करना है वो तो इशू के टाइम पे बोलना पड़ेगा कि रिडीम करना है डिवेंचर को प्रीमियम में, ठीक है, प्रीमियम में, तो ये भी लॉस बोल के ही रिकॉर्ड होता है, जिसको मैंने अलग एंट्री के साथ दिखाया था। डिस्काउंट को हम लोग कैसे रिकॉर्ड करते हैं, डिवेंचर इशू किया तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन या फिर लॉस ऑन इशू, ये देखो दोनों लैंग्वेज ही हम लोग यूज कर सकते हैं, कोई भी एक लैंग्वेज यूज करो, डिस्काउंट ऑन इशू या लॉस ऑन इशू एक ही बात है। ठीक है, इशू ऑफ डिवेंचर। और जो प्रीमियम में रिडीम होने का लॉस होता है उसका भी ऐसा ही एंट्री होता है, डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ठीक है, तो यहाँ पर लॉस का मतलब ये दोनों का टोटल। ठीक है, एक तो लॉस तब क्रिएट होगा अगर डिवेंचर डिस्काउंट में इशू हो रहा है एंड अगर डिवेंचर प्रीमियम में इशू हो रहा है, तो ये दोनों में से कोई एक सिचुएशन भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, डिवेंचर इशू हुआ है डिस्काउंट में बट प्रीमियम में रिडीम नहीं हो रहा है तो लॉस एक ही होगा। अगर मान लो प्रीमियम में डिस्काउंट में इशू नहीं हुआ है, प्रीमियम में रिडीम होगा तो लॉस प्रीमियम का होगा। अगर दोनों केस ही एक क्वेश्चन में वैलिड हो रहा है या फिर प्रैक्टिकली भी ऐसा अगर वैलिड, वैसे प्रैक्टिकली डिस्काउंट वाला कम होता है, जो भी हो, अगर हमारा क्वेश्चन ऐसा हो रहा है कि डिस्काउंट में इशू है और प्रीमियम में रिडीम है तो दो लॉस रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, तो यहाँ पर लॉस का मतलब सिर्फ इशू पे डिस्काउंटेड इशू का लॉस नहीं, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन जो था वो भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले बहुत बार बोला भी है, उसका क्वेश्चंस भी किया है, ठीक है, रूल्स भी देखा है। अब यहाँ पर बोल रहा है तो ये जो टोटल लॉस होगा इसको हम लोग कैसे राइट ऑफ करेंगे, इसका ट्रीटमेंट क्या करें उसके बारे में यहाँ पर बता रहा है। देखो क्या बोल रहा है, द डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज एमोटाइज्ड। एमोटाइज्ड का मतलब होता है राइट ऑफ करना। ठीक है, एमोटाइज्ड ओवर ए पीरियड बिटवीन द इशुएंस डेट एंड रिडेम्पशन डेट। तो ये जो लॉस होगा ये कैसे राइट ऑफ होगा वो तो हमें पता करना ही है, और कितने टाइम के अंदर राइट ऑफ होगा। ठीक है, मतलब टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड हो गया इशुएंस डेट, मतलब इशू डेट से लेके हम लोगों का रिडेम्पशन डेट, ये जो टाइम पीरियड है मतलब टर्म ऑफ द डिवेंचर जो है, क्योंकि रिडीम हो जाने का मतलब लोन कैंसिल हो गया ना, मतलब कंप्लीट हो गया होगा टर्म, तब तो रिडीम हो रहा है। जैसे बोला था अगर 5 इयर्स बाद तो 5 इयर्स में करना पड़ेगा, तो ये टाइम पीरियड के अंदर ये टोटल जो लॉस या डिस्काउंट जो भी बोलो, टोटल इसीलिए बोल रहे हैं, अगर दो तरह का होगा तो टोटल, अगर एक होगा तो एक ही। ठीक है, तो उसको हम लोगों को कैसे राइट ऑफ करना है उसका दो पॉइंट बता रखा है। ठीक है, if the debenture are redeemable after a certain period of time, say at the end of 5 years, the total amount of discount should be written off equally throughout the life of the debenture. अगर अगर देखो क्या बोल रहा है, डिवेंचर को रिडीम करना है, जैसे मान लो एक टर्म बता दिया है कि डिवेंचर आज इशू हो रहा है, आज है 6 सितंबर 2022। ठीक है, सपोज डिवेंचर आज इशू हो रहा है, डिवेंचर रिडीम होने वाला है आफ्टर 5 इयर्स। ठीक है, डिवेंचर रिडीम होने वाला है आफ्टर 5 इयर्स, तो वही बोल रहा है, इफ डिवेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम से एंड ऑफ 5 इयर्स, द टोटल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, तो ये इशू करने के टाइम पे जो डिस्काउंट हुआ और अगर प्रीमियम में रिडीम होने वाला है तो जो लॉस होगा, दोनों का जो टोटल है। ठीक है, तो जो टोटल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट शुड बी रिटर्न ऑफ इक्वली, तब इक्वली राइट अप हो जाएगा। मान लो टोटल 10,000 हो रहा है तो 5 इयर्स में 10,000 बाई 5 इक्वली, मतलब 2,000 करके 5 टाइम्स में वो राइट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, 2,000 करके 5 टाइम्स में राइट ऑफ हो जाएगा, इसका मतलब ये होता है अप्लाइंग द स्ट्रेट लाइन मेथड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड। क्यों, हर बार एक ही जैसा वैल्यू 2,000 2,000 2,000। ठीक है, दैट इज स्ट्रेट लाइन मेथड। द मेन एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज दैट स्प्रेड्स
द बर्डन ऑफ डिस्काउंट इक्वली ओवर द ईयर। तो क्या होता है, जो डिस्काउंट का बर्डन है वो तो पीएल में जाके चार्ज होगा, जो कि इक्वली चार्ज होता है, क्योंकि देखो हम लोग 2,000 मान रहे हैं ना, इक्वली हो रहा है, स्ट्रेट लाइन बेसिस पे हो रहा है, तो इक्वली चार्ज हो रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि इससे हमारा जो मतलब लॉस का राइट ऑफ का जो बर्डन है वो इक्वल आता है। ठीक है, इसका ये एडवांटेज है। तो पहला मेथड ये हो गया कि अगर हम लोग टोटल डिस्काउंट को टोटल पूरे टाइम पीरियड के लिए राइट ऑफ करना चाहते हैं तो हम लोग इक्वली कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, और एक मेथड, इफ द डिवेंचर आर रिडीमेबल एट डिफरेंट डेट्स। मतलब डिवेंचर मान लो 5 इयर्स के लिए इशू हुआ है, ठीक है, लेकिन रिडीम जो है वो एक बार में 5 इयर्स में नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लो किसी ने 100 रुपीज डिवेंचर इशू किया, एक डिवेंचर है 100 रुपीज का, लेकिन इसका रिडेम्पशन डिफरेंट डेट में है। जैसे मान लो कि 1 सितंबर को हुआ था डिवेंचर इशू, ठीक है, या फिर थोड़ा सा इजी करने के लिए हम ऐसे कर लेते हैं, 1 जैन को इशू हुआ था, इसका रीपेमेंट होगा 31 दिसंबर को। ठीक है, हर साल के एंड में हम लोग 20 रुपीज करके रिडीम करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर 20 रुपीज रिडीम कर दिया। ठीक है, फिर कितना लोन बचेगा, अगर 20 रिडीम हो जाएगा 80 बचेगा। ठीक है, 80 में फिर 20 रिडीम कर दिया, अगर इक्वल रिडीम कर रहे हैं तो, अगर अनइक्वल है तो अनइक्वल भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 60। फिर मान लो 20 रिडीम कर दिया तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 40। फिर मान लो 20 रिडीम कर दिया तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 20। फिर लास्ट में 20 रिडीम हो गया तो यहाँ पर कितना बच गया 0। ठीक है, तो इस तरह से भी हो सकता है, डिफरेंट डेट पे डिवेंचर्स जो है वो राइट ऑफ हो सकते हैं, कि एक ही बार में एट ए टाइम 5 इयर्स में राइट ऑफ होने की जगह इस तरह से भी राइट ऑफ हो सकता है। अब मैंने इक्वल अमाउंट का एक एग्जाम्पल लेके किया, बट हो सकता है कि इक्वल अमाउंट की जगह कुछ अलग अलग अमाउंट भी हो। द टोटल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट शुड बी रिटन अप इन द रेशियो ऑफ बेनिफिट डिराइव्ड फ्रॉम द डिवेंचर लोन इन एनी पर्टिकुलर ईयर अप्लाइंग द सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। ये क्या बोल रहा है देखो, यहाँ पर इसका मतलब, तो डिस्काउंट को कैसे राइट ऑफ करेंगे, यहाँ पर डिस्काउंट को राइट ऑफ किया जाता है जितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट रह जाता है लोन का उस हिसाब से। जैसे फर्स्ट ईयर 20 रीपे के बाद 80 आउटस्टैंडिंग रह जाएगा, फिर 20 रीपे के बाद 40। ये देखो आउटस्टैंडिंग कितना रह रहा है, 80 60 40 20, यहाँ पर 0। ठीक है, तो जो आउटस्टैंडिंग रहेगा डिवेंचर का वैल्यू, उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, जो लॉस है, टोटल डिस्काउंट या लॉस है, उसको राइट ऑफ करेंगे। और ये जो मेथड होता है इसको बोला जाता है सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। ठीक है, ये इक्वल नहीं होता है, ये होता है सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। जैसे सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड एक्चुअली डेप्रिसिएशन में भी बहुत यूज होता है। जैसे कोई एसेट अगर मान लो कि यूज होना है 3 इयर्स, तो सम ऑफ ईयर डिजिट्स बोलेगा ऐसे दिखाओ, 3 + 2 + 1। मतलब पहले मतलब जब हम लोग खरीद रहे हैं तब ये एसेट 3 इयर्स यूज करने के लिए एप्लीकेबल है, जैसे ही 1 ईयर कंप्लीट हो गया तभी एसेट का लाइफ हो गया 2 इयर्स। ठीक है, इस एसेट का लाइफ हो जाएगा 2 इयर्स, फिर उसके बाद इस एसेट का लाइफ हो गया 1 इयर्स। ठीक है, इसको बोलते हैं सम ऑफ ईयर्स डिजिट। तो यहाँ पर टोटल हो जाता है 6। ठीक है, टोटल हो जाता है 6। और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर 100 रुपीज का एसेट है और उसका अगर कोई स्क्रैप वैल्यू है फॉर एग्जाम्पल 20 रुपीज, तो इसका कैसे कैलकुलेशन करेंगे, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन आएगा 3/6, मतलब ये 3/6, सेकेंड ईयर का 2/6, थर्ड ईयर का 1/6। ठीक है, इस तरह से होता है, इसको बोलते हैं सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन करने से और भी क्लियरली समझ में आ जाएगा। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मेथड, क्योंकि इक्वल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, लेकिन यहाँ पर इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो अभी मैंने यहाँ पर मिटा दिया गलती से, फिर से देख लो, यहाँ पर 80 बचा हुआ था, फिर यहाँ पर 40 बचा हुआ था, 60 बचा हुआ था, फिर 40, फिर 20। तो ये रेशियो में जो है अगर लॉस राइट ऑफ होगा, जितना डिवेंचर आउटस्टैंडिंग रह रहा है, यानी 8:6:4:2 इस तरह से, तो राइट ऑफ करेंगे जब हम लोग कोई भी एक हमारा अगर क्या बोले उसे लॉस का वैल्यू हो रहा है, उसे अगर इस रेशियो में राइट ऑफ करेंगे तो वो क्या होगा, अलग अलग ही होगा, अलग अलग ऑब्वियसली होगा ना। मान लो अगर 10,000 को ही राइट ऑफ करना है इस रेशियो में, तो पहला अमाउंट हो जाएगा 8 बाई कितना हो गया, 4 + 2 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20 हो गया। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। फिर हो जाएगा 6/20, 4/20, 2/20। ठीक है, इस तरह से होगा। तो वैल्यूज अलग अलग आएंगे, लेकिन यहाँ पर वैल्यूज अलग अलग नहीं आएगा, वैल्यूज अलग अलग आता है। ये हो गया, देखो यहाँ पर भी सम ऑफ ईयर डिजिट हो गया ना, 8 + 6 + 4 + 2, मतलब ईयर्स के हिसाब से जो आउटस्टैंडिंग रह रहा है उस डिजिट का सम किया जा रहा है। ठीक है, तो डेप्रिशिएशन में अलग तरीके से हम लोग थोड़ा सा अप्लाई करते हैं, यहाँ पर अलग तरीके से, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग डिवेंचर के रेशियो के हिसाब से किया जाता है। मेथड का नाम है सम ऑफ ईयर्स डिजिट, और यहाँ पर
पर मेथड यूज होता है? स्ट्रेट लाइन, क्योंकि एक ही जैसा जो है वैल्यूज यूज होता है। दिस मेथड इज सुटेबल व्हेन डिवेंचर आर रिडीम बाय अनइक्वल इंस्टॉलमेंट, ठीक है। लेकिन मैंने तो इक्वल दिखाया था, 20 जो भी हो अनइक्वल इंस्टॉलमेंट होना चाहिए, इक्वल होने से नहीं होगा, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन देख लेंगे, मैंने तो सिर्फ कंसेप्ट समझाने के लिए यहाँ पर बोला, लेकिन ये सूटेबल बोला है, इसका मतलब ये नहीं कि अगर इक्वल राइट ऑफ होगा तो नहीं होगा, होगा। सूटेबल होता है अनइक्वल राइट ऑफ के लिए, ये यूज किया जाता है, ठीक है, अनइक्वल इंस्टॉलमेंट के लिए। अगर अनइक्वल इंस्टॉलमेंट में डिवेंचर राइट ऑफ हो रहा है, मतलब मेरे एग्जांपल में मैंने 20 करके राइट ऑफ दिखाया, उसके जगह अगर हम लोग ऐसा दिखाते 20, 15, 10, तो बोल रहा है कि ज्यादा सूटेबल होता है। अगर अनइक्वल इंस्टॉलमेंट में डिवेंचर को राइट ऑफ करना चाहते हो, देन हम लोग ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है एंट्रीज क्या होगा। एंट्रीज में देखो क्या बोल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। तो ये तो होना ही था, क्योंकि देखो लॉस जो है, लॉस हम लोग कहां पर बुक करते हैं? पीएल में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ठीक है। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज ऑल्सो ए कैपिटल लॉस एंड शुड बी रिटर्न ऑफ इन ए सिमिलर मैनर एज डिस्काउंट ऑन डिवेंचर इशू, ठीक है। तो इफ द बैलेंस शीट बोथ द आइटम्स डिस्काउंट एंड लॉस आर shown as non current or current asset depending upon the period for which it has been written off। तो देखो ये वाला पैरा क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर इज ऑल्सो ए कैपिटल लॉस। अगर हम लोग डिवेंचर को डिस्काउंट में इशू करते हैं, उसकी वजह से जो लॉस होता है, ये कैपिटल लॉस है। क्यों? क्योंकि ये रेवेन्यू लॉस नहीं। रेवेन्यू लॉस मतलब क्या? डे टू डे बिजनेस का जो लॉस होता है, डे टू डे तो कोई डिवेंचर इशू नहीं करेगा, अभी कर दिया एक टर्म के हिसाब से, फिर जब जरूरत होगा तब करेगा। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर ये कैपिटल लॉस एंड शुड बी रिटर्न ऑफ इन ए सिमिलर मैनर एज डिस्काउंट ऑन डिवेंचर इशू, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना है? उसी तरह से राइट ऑफ करना है जैसे डिस्काउंट ऑन डिवेंचर इशूड राइट ऑफ होता है। इफ इन द बैलेंस शीट बोथ द आइटम्स डिस्काउंट एंड लॉस, ठीक है। दोनों आइटम्स को कैसे दिखाना है? दोनों आइटम्स को हम लोग नॉन करेंट एसेट या करेंट एसेट बोल के बुक कर सकते हैं। देखो डिस्काउंट हो या लॉस हो डिवेंचर इशू पे, वो मतलब लॉस मतलब वो प्रीमियम वाला बात हो रहा है, डिस्काउंट मतलब नॉर्मली जब हम लोग डिस्काउंट पे उसे इशू करते हैं। तो टोटल हम लोग कोई भी एक लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पर फिर से अलग डिस्काउंट एंड लॉस बोल दिया, बाकी देखो दोनों लैंग्वेज को एक ही तरह से यूज कर सकते हैं, वो स्टार्टिंग में भी बोला था, ठीक है। फिर यहाँ पर आके एंड लगा दिया, चलो कोई बात नहीं, तो उससे कुछ हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हमें पता है कि दो लॉस ही हमें बुक करना है। तो ये हमें कहाँ दिखाना है? एसेट में दिखाना है, बैलेंस शीट के एसेट में। अब नॉन करेंट एसेट के अंदर दिखाना है कि करेंट एसेट के अंदर, वो तो डिपेंड करेगा कि डिबेंचर लॉन्ग टर्म था कि शॉर्ट टर्म था। अगर डिवेंचर लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए था तो वो नॉन करेंट के अंदर आएगा, अगर शॉर्ट टर्म के लिए था तो वो करेंट के अंदर आएगा, ठीक है। इस तरह से देखना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, एचडीसी लिमिटेड इशूज 1 लाख, ये नंबर है, ठीक है, 1 लाख 12% डिवेंचर, ये क्या हो गया? ये रेट हो गया, ठीक है, रेट ऑफ ₹100, ये क्या हो गया? पर वैल्यू, ठीक है। और ये क्या हो गया? इशू प्राइस, ईच एट 94। तो डिस्काउंट कितना हुआ? डिस्काउंट हो गया पर डिवेंचर इशू पे लॉस या डिस्काउंट कितना हो गया? ₹6, ठीक है, ऑन 1 Jan 2020, ठीक है। ये इशू किया गया है। अंडर द टर्म्स ऑफ इशू द डिवेंचर आर रिडीमेबल एट द एंड ऑफ 5th ईयर, ठीक है। तो बोल रहा है टर्म्स ऑफ इशू के हिसाब से डिवेंचर को रिडीम किया जाएगा 5th ईयर के एंड में, फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। डेट ऑफ इशू के बाद मतलब 1 Jan 2020 के बाद 5 ईयर्स बाद इसे रिडीम किया जाएगा। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ इन ईच ऑफ द 5 ईयर्स। तो हर 5 ईयर्स मतलब बोल रहा है कि ईच ऑफ द 5 ईयर्स का मतलब हर साल राइट ऑफ होगा, हर साल राइट ऑफ होगा डिस्काउंट का लॉस। तो वो कितना होगा ये पूछ रहा है, हर साल राइट ऑफ करना है, ठीक है। तो देखो कैसे होगा क्वेश्चन। हम पहले इसको ड्रॉ करके दिखाते हैं, देखो कैसे होगा। कब इशू हुआ था? 1 लाख डिवेंचर इशू हुआ था 1 Jan 2020 को। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1 Jan 2020, ठीक है, 1 Jan 2020 इशू कितना किया गया है? इशू किया गया है 1 लाख एट द रेट ऑफ 94 पर वैल्यू 100, ठीक है, पर वैल्यू 100। अच्छा, अब फिर क्या बोला है? 5 ईयर्स में ये रिडीम हो जाएगा, 5 ईयर्स में रिडीम हो जाएगा, डिस्काउंट को 5 ईयर्स में राइट ऑफ करना है, ठीक है। 5 ईयर्स मतलब ये 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर और 5 ईयर।
इसका एंड कब होता है? ये हो जाएगा अगर 1 जन है तो 31 दिसंबर 2020, 31 दिसंबर 2021, 31 ऑफ दिसंबर 2022, 31 ऑफ दिसंबर 2023, 1 2 3 4 और 31 ऑफ दिसंबर 2024, 2024। ठीक है, ये देखो पहला रिडेम्पशन कहाँ होगा? पहला रिडेम्पशन हो जाएगा यहाँ पर। ये देखो पहला रिडेम्पशन यहाँ पर होगा। ये मतलब रिडेम्पशन यानी इस चीज का बात कर रहे हैं। कैलकुलेट द अमाउंट, सॉरी डिस्काउंट राइट ऑफ, रिडेम्पशन बोल रहे हैं, डिस्काउंट राइट ऑफ रिडीमेबल तो होगा 5 इयर्स के बाद। मतलब ये डिवेंचर का प्रिंसिपल अमाउंट रीपे होगा यहाँ पर। ठीक है, ये रिडीमेबल यहाँ पर होगा, रिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब है डिवेंचर लोन को ही कैंसिल कर देना, है ना। रिडीमेबल यहाँ पर होगा। और डिस्काउंट राइट ऑफ कब होगा? यहाँ पर डिस्काउंट रिटर्न ऑफ यहाँ पर एक बार होगा, फिर यहाँ होगा डिस्काउंट रिटर्न ऑफ, फिर यहाँ पर होगा, फिर यहाँ पर होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर भी होगा 1 2 3 4 5। फर्स्ट ईयर के बाद जब ईयर एंड होगा, हर ईयर के एंड में डिस्काउंट राइट ऑफ, हर ईयर के एंड में जब फाइनल अकाउंट्स बनेगा डिस्काउंट राइट ऑफ, फिर यहाँ फाइनल अकाउंट्स बनेगा डिस्काउंट राइट ऑफ, फिर यहाँ फाइनल अकाउंट्स बनेगा डिस्काउंट राइट ऑफ होगा, यहाँ फाइनल अकाउंट्स बनेगा डिस्काउंट राइट ऑफ होगा, यहाँ भी डिस्काउंट राइट ऑफ होगा, एज वेल एज यहाँ पर रिडेम्पशन भी हो जाएगा क्योंकि 5 इयर्स का टर्म्स कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब हमें अमाउंट बताना है। ठीक है, ये तो मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके बता दिया, हमें बोला है अमाउंट बोलो कितना होगा। ठीक है, तो अमाउंट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? अच्छा, यहाँ पर लिखते हैं ईयर एंड। हमेशा क्या होना चाहिए? डिवेंचर आउटस्टैंडिंग रेशियो पे होता है। ठीक है, डिवेंचर आउटस्टैंडिंग रेशियो पे होता है। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि देखो हम लोग को यहाँ पर टोटल लॉस भी तो कैलकुलेट, टोटल लॉस पता है कितना होगा, लॉस पर शेयर कितना है, यहाँ पर लिख देते हैं लॉस पर शेयर। पहले ये लिख लेते हैं लॉस पर शेयर कितना है, 6 रुपीज करके। ठीक है, तो टोटल लॉस जो है उसको हमें राइट ऑफ करना है, और हमेशा राइट ऑफ करना चाहिए आउटस्टैंडिंग डिवेंचर के रेशियो से। ठीक है, तो यहाँ पर बनाते हैं डिवेंचर आउटस्टैंडिंग, डिवेंचर आउटस्टैंडिंग, फिर यहाँ पर रेशियो इन विच डिस्काउंट रिटर्न ऑफ अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ। ठीक है, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ। अच्छा, हमें हमेशा क्या देखना चाहिए कि कितना डिवेंचर आउटस्टैंडिंग रह रहा है। देखो अभी हम लोगों ने यही पढ़ा था ना, इफ द डिवेंचर आर रिडीमेबल आफ्टर। अब देखो ये वाला पॉइंट एप्लीकेबल होगा कि ये वाला? अब देखो क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि थ्रू आउट द ईयर जो डिवेंचर का लॉस हो रहा है उसे इक्वली राइट ऑफ करना है। क्वेश्चन में हमें ऐसा कुछ नहीं बोला इक्वली राइट ऑफ करना है। अगर इक्वली राइट ऑफ करने के लिए बोला जाता तो हम लोग इक्वली राइट ऑफ कर देते 5 इयर्स में। अगर ऐसा नहीं बोला है तो हमें सेकंड मेथड में जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमें नहीं बोला गया है क्वेश्चन में इक्वली राइट ऑफ करो, बोला है 5 इयर्स में रिटर्न ऑफ करो, इक्वली नहीं बोला। इक्वली बोलने से हम लोग क्या करते, पहले ये चेक करते कि टोटल लॉस कितना है। टोटल लॉस यहाँ पर ही लिख देते, तुम लोग वर्किंग करके लिख सकते हो। यहाँ पर टोटल लॉस कितना हो जाएगा? टोटल लॉस हो जाएगा 1 लाख डिवेंचर है, और पर डिवेंचर पे लॉस है ₹6 का, तो कितना हो जाएगा? 6 लाख। तो 6 लाख को हम लोग राइट ऑफ कर देते 5 इयर्स में, तो 6 लाख डिवाइडेड बाई 5 करते हो जाता। ठीक है, यहाँ पर भी, यहाँ पर हमें डायरेक्ट ही नहीं बोला है, लेकिन अगर आउटस्टैंडिंग रेशियो करके देखोगे ना तो भी आंसर लगभग लगभग क्या आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि आउटस्टैंडिंग रेशियो सेम हो जाएंगे। अभी समझाते हैं, देखो कैसे होगा। पहला बात है कि डिवेंचर का लॉस कब कब हमें राइट ऑफ करना है, हर साल के एंड में। ठीक है, हमें डेट जो है, डेट लिख देते हैं। अब एक्चुअली क्या है, यहाँ पर जैन है कि मतलब जैन टू दिसंबर है कि नहीं कुछ बोला नहीं है, लेकिन मैंने अजम्पशन ले लिया कि ये जैन है तो ये दिसंबर ही होगा, तो यहाँ पर डेट लिख सकते हो या फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर भी लिख सकते हो। तो एक बार रिटर्न ऑफ होगा 31 दिसंबर 2020, आफ्टर दैट 31 दिसंबर 2021, 31 ऑफ दिसंबर 2022, 23, 24।
देख लेते हैं 5 इयर्स कहाँ पर कंप्लीट होगा। 24, 1 2 3 4 5 हो गया। अब हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, डिवेंचर आउटस्टैंडिंग रेशियो। बोलो अगर डिवेंचर पूरा का पूरा पे यहाँ पर होगा तो फर्स्ट ईयर के एंड में कितना डिवेंचर रहा, मतलब कितना लोन लोन का अमाउंट रहेगा ये बताओ। अगर लोन कितना लिया है हम लोगों ने, जितना डिवेंचर इशू किया है, तो डिवेंचर टोटल कितना हो गया, 1 लाख इंटू 96, है ना। तो 1 लाख इंटू 96 कितना हो जाएगा, सॉरी 94, 9,40,000। ये तो बैंक अकाउंट में डेबिट हुआ। एंट्री सोचो क्या होता है, एंट्री एक बार सोचो, हम यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं। देखो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, ये समझाने के लिए कर रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट टू डिवेंचर का रेट जितना था टू 12% डिवेंचर। तो यहाँ पर कितने से एंट्री होगा, यहाँ पर हो जाएगा 94 रुपीज से एंट्री, यहाँ पर 6 रुपीज से एंट्री, यहाँ पर 100 रुपीज से एंट्री। 100 इंटू 1 लाख, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 लाख। 6 इंटू 1 लाख ये हो जाएगा 6 लाख। 94 इंटू 1 लाख ये हो जाएगा 94 लाख। तो डिवेंचर कितना दिखेगा, लोन कितना दिखेगा, 100 लाख, क्योंकि जब बैलेंस शीट में दिखाओगे तो 100 लाख दिखाओगे, और ये डिस्काउंट को अलग से दिखाओगे तो 100 लाख दिखाना पड़ेगा डिवेंचर, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे बोलो कि अगर 100 लाख हो रहा है तो फर्स्ट ईयर के एंड में क्या 100 लाख कम हो जाएगा या फिर उतना ही रहेगा, क्या लोन का अमाउंट 100 लाख ही रहेगा या कम या ज्यादा हो जाएगा ये बताओ। फर्स्ट ईयर के एंड में क्या 100 लाख ही रहेगा या फिर चेंज हो जाएगा, क्योंकि रिडेम्पशन यहाँ पर हो रहा है फिफ्थ ईयर के एंड में। तो फर्स्ट ईयर के एंड में लोन अमाउंट यानी जो डिवेंचर के हिसाब से है वो कितना रहेगा, लोन यानी यहाँ पर डिवेंचर का बात कर रहे हैं, डिवेंचर कितना होगा, डिवेंचर का वैल्यू फर्स्ट ईयर के एंड में सोच के बताओ। बोलो, मैंने तो पूरा 100 लाख ही रहेगा, है ना, क्योंकि हम लोग डिवेंचर राइट ऑफ नहीं कर रहे, उसका डिस्काउंट को राइट ऑफ करेंगे। डिवेंचर तो रिडीम हो रहा है यहाँ पर, लेकिन क्या यही एकलौता प्रोसेस है, नहीं। ऐसा भी होगा कि डिवेंचर यहाँ अलग अलग जगह पे भी राइट ऑफ होगा, वो क्वेश्चन में बता देगा। तो बोल तो रहा है 5 इयर्स बाद होगा, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 100 लाख था, ठीक है। फर्स्ट ईयर के एंड में भी 100 लाख था डिवेंचर। सेकेंड ईयर के एंड में, सेकेंड ईयर के एंड में कितना होगा, बोलो सेकेंड ईयर के एंड में कितना रहेगा लोन अमाउंट यानी डिवेंचर अमाउंट, 100 लाख ही रहेगा। नो रिडेम्पशन ना, रिडेम्पशन तो यहाँ पर हो रहा है थर्ड ईयर के एंड में। बोलो थर्ड ईयर के एंड में क्या 100 लाख कम हो जाएगा, क्या हम लोगों ने कुछ लोन रीपे किया है, नहीं किया है ना, तो 100 लाख रहेगा। फोर्थ ईयर के एंड में अगेन 100 लाख रहेगा। फिफ्थ ईयर के एंड में 100 लाख रहेगा, उसके बाद रिडेम्पशन होगा। तो आउटस्टैंडिंग रेशियोज कितना हो जाएगा, 100 रुपीज 100 लाख। रुपीज 100 लाख। अच्छा, अब हम लोग को डिस्काउंट को राइट ऑफ करना है इस आउटस्टैंडिंग रेशियोज पे। तो आउटस्टैंडिंग रेशियो क्या हो रहा है, रेशियोज हम लोग का हो रहा है इस तरह से 1:1:1:1:1, 5 टाइम्स 1 2 3 4 5। तो ये 1/5, 1/5, 1/5, 1/5 और 1/5, ठीक है। अब हमें डिस्काउंट को राइट ऑफ करना है, डिस्काउंट का वैल्यू 6 लाख, 6 लाख को इस रेशियो में राइट ऑफ करना है। तो 6 लाख इंटू 1/5, तो ये कितना हो जाएगा, 1,20,000, ठीक है। तो 6 लाख इंटू 1/5, हर जगह पे इतना ही अमाउंट आएगा, 1,20,000। 6 लाख इंटू 1/5, तो ये कितना आ गया, 1,20,000। 6 लाख इंटू 1/5 ये कितना आ जाएगा, 1,20,000। 6 लाख इंटू 1/5, 1,20,000। 1 2 3 4, हाँ ठीक है। तो इस तरह से होगा। अब हम ये इसीलिए बोल रहे थे, अगर हम लोग इक्वल दिखाते तो 6 लाख डिवाइडेड बाई 5 कर देते तो भी सेम ही आंसर आता, लेकिन प्रोसेस से हमें चलना है, क्योंकि हमें इक्वली तो डायरेक्टली क्वेश्चन में बोला नहीं था। तो जैसे बोलेगा हम लोग उसी तरह से ही सोचेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने आउटस्टैंडिंग रेशियो के हिसाब से कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है देखो,
HDC Limited issues 2 lakh 12% debenture of 10 each at 9.40 on 1st Jan 2020. Under the term of issue, 1/5 of the debenture are annually redeemable by drawings. मतलब डिवेंचर जितना इशू हो रहा है वो हर साल एनुअली मतलब पर ईयर रिडीम होगा थोड़ा थोड़ा कितना 1/5 अमाउंट जो है वो राइट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, 1/5 अमाउंट राइट ऑफ हो जाएगा। किस चीज का? डिस्काउंट का बात नहीं चल रहा है, डिवेंचर ही राइट ऑफ होगा मतलब लोन अमाउंट राइट ऑफ होगा। ठीक है, एनुअली मतलब पर ईयर, रिडीमेबल बाय ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स का मतलब होता है एक्चुअली वो लॉटरी के तरह होता है। ठीक है, लॉटरी के तरह होता है जिनका नाम आता है। ठीक है, क्योंकि अभी सभी लोग बोलेंगे हम मेरा फर्स्ट रिडीम कर दो, मेरा फर्स्ट रिडीम कर दो, तो वो लॉटरी जैसा होता है। ड्रॉइंग्स लॉट बोलते हैं इसे, लॉटरी के तरह होता है, जिनका नाम आता है उनका पहला रिडेम्पशन हो जाता है, इसलिए ड्रॉइंग्स बोलते हैं। द फर्स्ट रिडेम्पशन ऑकरिंग ऑन 31 दिसंबर 2020। फर्स्ट जो रिडेम्पशन है वो 31 दिसंबर को ही हुआ। क्यों? नॉर्मल सा बात है, 1 जन का ईयर एंड 31 होगा और हर साल होगा इशू करने के बाद। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम 2020 टू 2024। ठीक है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन ही है, देख लो, लेकिन इसका लैंग्वेज चेंज कर दिया है। ठीक है, तो हम इसको ड्रॉ करके दिखाएंगे। देखो पहले यहाँ पर टोटल ऑफ डिस्काउंट, अच्छा ये ड्रॉ ही कर लेते पहले, उसके बाद डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। तो कितना ईयर हो जाएगा? सेम उसी तरह से 1 2 3 4 और यहाँ पर हो जाएगा 1 Jan 2020। 1 Jan 2020 कितना है? 2 लाख डिवेंचर रुपीज 2 लाख नहीं होगा, डिवेंचर का अमाउंट इस तरह से लिखते हैं। डिवेंचर हो जाएगा 2 लाख इंटू पर वैल्यू, 2 लाख इंटू पर वैल्यू 9.40 हो सकता है, लेकिन पर वैल्यू तो 10 है। इसका एंट्री कैसे होता है? अगर इसका भी एंट्री हम लोग यहाँ पर समझने के लिए लिख ले ताकि हम लोग का क्लियर हो जाए कि डिवेंचर अकाउंट कितने से क्रेडिट हो रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर। अगर इसी का देखोगे तो इसमें 10 रुपीज से होगा 2 लाख इंटू 10, ये वाला अमाउंट, ये वाला हो जाएगा 2 लाख इंटू 10 मतलब 20 लाख। डिस्काउंट हो जाएगा 2 लाख इंटू 0.60, क्योंकि 9.4 है तो 0.60 का डिस्काउंट है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 लाख है, ये 1.2 होगा शायद, 1.2 लाख। ठीक है, और यहाँ पर बाकी 9.4 से एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट 9.4। ठीक है, तो 2 लाख इंटू 9.4 चेक कर लेते कितना होता है। 2 लाख इंटू 9.4 हम देख लेते हैं कैलकुलेटर पे। 2 इंटू 9.4 तो ये हो गया 18.8 लाख। ठीक है, 18.8 लाख। अच्छा, और ये 1.2, ये अगर इंटू लाख करोगे तो इसका आंसर पता चल जाएगा। तो डिस्काउंट कितना हो गया? डिस्काउंट, टोटल डिस्काउंट का अमाउंट हो जाएगा 1.2 लाख। ठीक है, यहाँ पर नीचे लिख लेंगे। तो यहाँ पर जो डिवेंचर का वैल्यू है वो 20 लाख रिकॉर्ड होगा। ठीक है, डिवेंचर कितना हो जाएगा? 20 लाख, ये रुपीज में आ गया। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन में बोला है कि राइट ऑफ कब तक चलेगा। यहाँ पर दो तरह से राइट ऑफ, लॉस तो राइट ऑफ होगा ही, उसके साथ साथ डिवेंचर भी राइट ऑफ होता जाएगा पर ईयर। तो 2020 से लेके 2024, तो ये हो गया 31 दिसंबर 2020, 31 दिसंबर 2021, 31 दिसंबर 2022, 31 दिसंबर 2023, और यहाँ पर 2024। ठीक है, अच्छा, अब देखो यहाँ पर 20 लाख का लोन था। स्टार्टिंग में हम लोगों ने 20 लाख का लोन लिया पब्लिक को डिवेंचर इशू करके। ठीक है, अब हम लोगों ने सोचा हम लोग 1/5 करके हर बार डिवेंचर मतलब लोन राइट ऑफ कर देंगे, तो राइट ऑफ अमाउंट कितना होगा? रिटर्न ऑफ अमाउंट बोलो कितना होगा? अगर पूरे लोन का यानी पूरे डिवेंचर का अगर 1/5 करके पर ईयर राइट ऑफ करेंगे तो कितना कितना राइट ऑफ करना पड़ेगा बताओ? 4 लाख। करेक्ट, 4 लाख करके राइट ऑफ होगा।
ठीक है, 4 लाख करके राइट ऑफ होगा। अच्छा, तो अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, आउटस्टैंडिंग रेशियो। ठीक है, आउटस्टैंडिंग रेशियो कैलकुलेट कर लोगे तो वो क्वेश्चन में कुछ बोले या ना बोले तुम लोग का आंसर जो है वो ठीक ही आएगा। ठीक है, तो हमेशा आउटस्टैंडिंग रेशियो से ही कैलकुलेट करो। अगर इक्वली बोल देगा तब अलग बात है, इक्वली कर दो, उतना बार कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं, बाकी हम लोग हमेशा आउटस्टैंडिंग रेशियो से करेंगे। तो फर्स्ट ईयर रिडीम होगा, रिडीम कब होता है, ईयर एंड में। ठीक है, सोचो रिडीम कब होता है, ईयर एंड में, तो यहाँ पर रिडीम होगा। तो रिडेम्पशन का जो कैलकुलेशन है मैं ऊपर दिखा देते हैं। ठीक है, माइनस यहाँ पर लिख देंगे 4 लाख। ठीक है, 4 लाख का पेमेंट हो जाएगा, तो कितना लोन बचेगा, 4 लाख दे देंगे तो लोन अमाउंट आउटस्टैंडिंग कितना रहेगा, ये हो गया पेड अमाउंट, ये पेड, तो आउटस्टैंडिंग फिर भी कितना लोन बाकी रह जाएगा, 16 लाख। 16 लाख, करेक्ट, 16 लाख। अच्छा, फिर बोलो यहाँ पर पे करेंगे, कितना पे हो जाएगा, बोलो, 4 इक्वली लाख। पे, 4 लाख, करेक्ट, 4 लाख पे हो जाएगा। अच्छा, तो कितना बचेगा, फिर भी तो लोन तो खत्म नहीं हो रहा है, बच तो जाएगा कुछ ना कुछ, 12 लाख। 12 लाख, करेक्ट, 12 लाख। 16 लाख में से 4 लाख चला गया, 12 लाख बचेगा, फिर से रीपे होगा, कितना, 4 लाख, कितना बचेगा ये बताओ, रीपे तो हर बार 4 लाख होगा, कितना बचेगा, बोलो। 8 एम, लाख। इससे इसको माइनस कर दो, 8 लाख। अच्छा, फिर यहाँ पर कुछ पे हो जाएगा, फिक्स्ड है, पे अमाउंट फिक्स्ड है, 4 लाख। अच्छा, तो बोलो कितना बचेगा 8 लाख से 4 लाख जाने पे, 4 लाख। ठीक है, अच्छा, फिर यहाँ पर पे होना चाहिए, तो कितना बचेगा, क्या फिफ्थ ईयर के एंड में कुछ और बचेगा, अगर हम लोग रिडेम्पशन करते जा रहे हैं तो फिफ्थ ईयर के एंड में क्या और कोई आउटस्टैंडिंग रहेगा, ना मैम। नहीं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, फिफ्थ ईयर के एंड में कोई भी आउटस्टैंडिंग और नहीं रहेगा। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको राइट ऑफ करेंगे, राइट ऑफ करना पड़ेगा हम लोगों को, तो देखो कैसे राइट ऑफ होगा, एट द ईयर एंड डिबेंचर आउटस्टैंडिंग रेशियो ऑफ डिबेंचर ratio of which discount written off, amount of discount to be written off। अच्छा, ईयर एंड कौन कौन सा आ रहा है, पहले ईयर एंड लिख लेते हैं, 2020 सबसे पहले आ जाएगा, 2020, फिर 2021, 2022, 2023, 2024। ठीक है, अच्छा, अच्छा, मेरा ना थोड़ा सा यहाँ पर ठीक ही हुआ है, बट इसको लिखने का गलत हो गया थोड़ा सा, देखो हम थोड़ा सा चेंज करेंगे इसको, देखो यहाँ पर हम लोग इस तरह से, मतलब हम लोग को पूछा जा रहा है। अच्छा, एक चीज बताओ, ठीक है, हम पहले यही रखते हैं, एक चीज बताओ ताकि तुम लोग भी समझ जाओ कि प्रॉब्लम क्या होगा अगर हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। बोलो, पहले लोन आउट 31 दिसंबर को 20 लाख का लोन दिखेगा कि नहीं, बैलेंस शीट में सोचो, 31 दिसंबर 2020 में 20 लाख का ही लोन दिखेगा, उसके बाद तो वो मतलब क्या है, उसके बाद वो रीपे होगा। ये देखो यहाँ पर क्या लिखा था, यहाँ पर लिखा था, अंडर द टर्म ऑफ इशू 1/5 ऑफ द डिवेंचर आर एनुअली रिडीमेबल
by drawings the first redemption occurring on 31st December 2020। मतलब रिडेम्पशन और ये जो मतलब बचा हुआ अमाउंट ये एक ही साथ चल रहा है ना, ये पैटर्न एक ही साथ चल रहा है। तो अगर ऐसे अगर हम लोग देखते हैं ना, मतलब इसका कंसेप्ट कुछ इस तरह से होगा, ये 20 लाख आउटस्टैंडिंग 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 31st दिसंबर आया तब भी 20 लाख है, उसके बाद रीपे होगा। मतलब हमें ऐसे सोचना है कि फर्स्ट हम लोग ये देखेंगे कि कितने लोन से रीपे हो रहा है। तो 20 लाख से 4 लाख दे रहे हैं, ठीक है। ये 20 लाख 1/1/2020 को भी था और 31st दिसंबर को 20 लाख दिख रहा था, 4 लाख पे करने के बाद 1 जन से वो दिखेगा 16 लाख। मतलब एक दिन का इधर उधर हो रहा है, ठीक है। मतलब ये कहना चाह रहे कि 31st दिसंबर तक ये कितना था, 31st दिसंबर को ये 20 लाख भी दिख रहा था, 4 लाख पे करने के बाद ये 16 लाख दिख रहा है। तो ये जो आउटस्टैंडिंग है एक्चुअली ये एंड का आउटस्टैंडिंग नहीं होगा, 16 लाख ओपनिंग बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से हम लोग को ट्रीट करना है, अदरवाइज हम लोग का एक ईयर जो है वो कम हो जा रहा है। मतलब हम लोग को ऐसे देखना पड़ेगा कि 31st दिसंबर 2020 में भी कितना था, ये ऐसे लिखना पड़ेगा ड्रॉ को, ठीक है। 31st दिसंबर 2020 में आउटस्टैंडिंग दिख रहा था 20 लाख, क्योंकि 20 लाख 1 था, 2 3 4 इस तरह से करते करते 31st दिसंबर 2020 को भी हमें 20 लाख दिखा, फिर हम लोगों ने कर दिया रीपे उसी दिन। लेकिन 31st दिसंबर पे ये अमाउंट था, उसके बाद रीपे हुआ, ठीक है, उसके बाद रीपे हुआ। यानी आउटस्टैंडिंग पहले 20 लाख, ठीक है, 20 लाख से 4 लाख चला गया। फिर यहाँ पर मतलब हम लोग को आउटस्टैंडिंग जो है वो ईयर एंड में दिखाना है इस तरह से। अब ये अगर 20 लाख में से 4 लाख पे हो गया तो ये पूरे साल भर, जैसे यहाँ पर पूरे साल भर 20 लाख करके दिख रहा था 12 टाइम्स, ठीक है। और यहाँ पर 16 लाख करके दिखेगा, 16 लाख करके दिखेगा 12 टाइम्स, ठीक है, 16 लाख करके 12 टाइम्स दिखेगा। फिर ये 16 लाख में 4 लाख पे होने के बाद 8 लाख करके दिखेगा हमें 12 टाइम्स, ठीक है। उसमें हमारा 11 टाइम्स तो हम लोग बोल नहीं सकते, 12 टाइम्स तक ही दिखेगा। अब रीपे होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर जो मैंने ड्रॉ किया है वो थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का आउटस्टैंडिंग नहीं तो फिफ्थ ईयर का ना ये कंप्लीशन नहीं आएगा, ठीक है। देखो क्योंकि 2020 में 20 लाख था फिर पे किया, ऐसा हमें लेना है एजम्पशन, ठीक है। 20 लाख था फिर 4 लाख पे किया, तो कितना आउटस्टैंडिंग रह गया 16 लाख। ऐसे 16 लाख चल रहा था चल रहा था, 31st दिसंबर को भी 16 लाख था, फिर रीपे हुआ 4 लाख, तो फिर कितना बचा 8 लाख। तो ये 8 लाख नहीं, ये कितना हो जाएगा 12 लाख, ठीक है, ये 12 लाख हो जाएगा। और ये 12 लाख 12 टाइम्स दिखा, ठीक है। तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग 12 लाख हो गया। तो 12 लाख से 4 लाख चला गया, तो फिर यहाँ पर आउटस्टैंडिंग कितना हो जाएगा, 12 लाख से 4 लाख जाने पे 8 लाख, 8 लाख 8 लाख 8 लाख ऐसे, ठीक है। अब 8 लाख आउटस्टैंडिंग चल रहा था, तो यहाँ पर भी आउटस्टैंडिंग कितना दिखेगा 8 लाख दिखेगा, ठीक है। एल हटा देते हैं, लाख का जीरो है, 8 लाख। फिर 8 लाख में 4 लाख पे हो गया तब जीरो दिखेगा, ठीक है, तब ये वैलिड होगा। अदरवाइज जो है हम लोग को थोड़ा ये गलत दिखेगा। तो 8 लाख में से यहाँ पर हम लोगों का 8 लाख आउटस्टैंडिंग दिख रहा था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 8 लाख दिखने के बाद ये 4 लाख पे हो गया, 4 लाख पे होने के बाद भी यहाँ पर 4 लाख 4 लाख 4 लाख आउटस्टैंडिंग दिख रहा है, क्योंकि 8 लाख में से 4 लाख पे हो गया, तो ये 12 टाइम्स दिखा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग कितना दिखा 4 लाख, ठीक है। यहाँ पर ये चीज ऐसे लिखना चाहिए, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग इस तरह से डायरेक्ट जीरो नहीं कर सकते, यहाँ पर दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग जीरो था तो पे क्यों किया, आउटस्टैंडिंग था बोल के ही तो पे किए ना। तो यहाँ पर 4 लाख दिखाना चाहिए, ठीक है। मतलब जस्ट 1 डे के लिए ये ऐसे दिख रहा है, मतलब एक ही दिन पे आउटस्टैंडिंग से ही रीपे हो रहा है, आउटस्टैंडिंग के अमाउंट को देखते हुए ही रीपे हो रहा है। 31st दिसंबर को आउटस्टैंडिंग दिख रहा है कि 20 लाख का लोन इतने दिन बाकी था, और उसी दिन को हम लोग पे भी कर रहे हैं क्योंकि सेम डे में हो रहा है। तो इसका हमें इस तरह से दिखाना चाहिए, नहीं तो लास्ट वाला कंसेप्ट ये हो जा रहा है आउटस्टैंडिंग जीरो, इसके बाद जीरो होगा ना, क्योंकि फिफ्थ टाइम तक तो हमें पे करना ही है। तो हम लोगों का पूरे साल भर पहले 20 लाख का लोन था, 20 लाख में से ईयर एंड में हम लोगों ने 4 लाख पे किया, तो आउटस्टैंडिंग पूरे साल कितना था वो हमें देखना है। आउटस्टैंडिंग पूरे साल था 20 लाख, ठीक है। इस हिसाब से हम लोग करेंगे। एडमिट नहीं हो रहा, नेटवर्क इशू होगा।
तो देखो आउटस्टैंडिंग जो है पूरे साल 20 लाख था, यहाँ पर 16 लाख, यहाँ पर 12 लाख, क्योंकि हर बार रीपे हो रहा है। तो फर्स्ट ईयर पूरा 20 लाख आउटस्टैंडिंग था, तो 2020 में कितना आउटस्टैंडिंग था? 20 लाख। 21 में 16, फिर 12, फिर 8, फिर 4, इस तरह से कैलकुलेशन होगा। तो सेम डे पे क्योंकि आउटस्टैंडिंग भी देखना है और रीपे भी करना है, तो हमें जो लास्ट डेट है उसके हिसाब से देखना पड़ेगा कि 31 दिसंबर को भी तो 20 लाख आउटस्टैंडिंग था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 20 लाख पहला। ठीक है, अब 2020 में 20 लाख आउटस्टैंडिंग था, फिर 2020 के एंड में ही हम लोगों ने पे किया 4 लाख, तो ये कितना दिख गया? 16 लाख। ठीक है, अच्छा फिर इसी ईयर के एंड में हम लोगों ने 4 लाख पे किया, तो कितना दिख रहा है? 12 लाख। अच्छा, फिर यहाँ पर 4 लाख पे हो जाएगा, कितना दिख रहा है? 8 लाख। फिर यहाँ पर 4 लाख पे हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 4 लाख। ठीक है, अब रेशियोज कैसे हो जाएगा? रेशियोज हो गया 20:16:12:8:4। एक सेकेंड। अच्छा, तो यहाँ पर रेशियोज कितना हो जाएगा? रेशियोज चेक करते हैं टोटल करके। 20+16, 8+4, 12, 12+12, 24, 24+36, तो 24+36, 60। ठीक है, ये 60 हो गया। इसको तुम लोग सिंप्लीफाइड भी कर सकते हो, तो 20/60। ठीक है, 16/60, 12/60, 8/60, 4/60। ठीक है, तो अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ कितना हो जाएगा? अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ, तो टोटल लॉस कितना है उसी के हिसाब से राइट ऑफ होगा। तो टोटल लॉस कितना है यहाँ पर चेक करते हैं। यहाँ पर लिखा था मैंने 1,20,000। ठीक है, 1.2 मतलब 1,20,000, तो 1,20,000 इंटू 20/60, तो 40,000। 1,20,000 इंटू 16/60, तो ये कितना हो जाएगा? 32,000। 1,20,000 इंटू 12/60, 24,000। 1,20,000 इंटू 12 के बाद है 8/60, 16,000। 1,20,000 इंटू 4/60, 8,000। इसको टोटल करने से कितना मिलेगा? 1,20,000 मिलेगा। 1,20,000 को ही तो हम लोग अलग अलग वैल्यू से अपोर्शन किया है हम लोगों ने। ठीक है, तो इतना ही होगा। अच्छा, ये वाला हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जस्ट देखो एक पॉइंट ही हमें ज्यादा समझना है कि कितना आउटस्टैंडिंग। जैसे देखो यहाँ पर रीपे नहीं हो रहा था ना, तो कोई कंफ्यूजन नहीं था, क्योंकि रीपे नहीं है तो 100 लाख करके ही आउटस्टैंडिंग रहेगा। लेकिन यहाँ पर रीपे है, लेकिन यहाँ पर 12 टाइम्स क्या आउटस्टैंडिंग रहा है? ऐसा तो नहीं कि 11 टाइम्स रहा। जब हम लोग यहाँ पर आउटस्टैंडिंग बदल देते हैं तो वो 11 टाइम्स हो जाएगा ना। नहीं, ये 12 टाइम्स ही आउटस्टैंडिंग 20 लाख था पूरा 2020 के ईयर एंड तक। जो है 20 लाख ही दिख रहा था, उसके बाद वो चेंज हुआ, फिर वो चेंज होकर 16 लाख, 12 लाख, इस तरह से। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इसका कैलकुलेशन। इंटरेस्ट पेबल ऑन कूपन डिवेंचर इज ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, देखो डिवेंचर का इंटरेस्ट जो है वो रेट दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में, उसी के बेसिस पे इंटरेस्ट जो है कितना पे करना है वो काउंट करना पड़ता है। इसको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि प्रॉफिट हो या लॉस, बिजनेस में खर्चा ये वाला पे करना ही पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज पेड पीरियोडिकली एंड इज कैलकुलेटेड एट कूपन रेट। जो रेट रहता है उसी पे कैलकुलेट होता है। और कितना दिन डिवेंचर जो है वो कितने दिन के लिए इशू किया गया है, टाइम पीरियड के हिसाब से वो इंटरेस्ट कैलकुलेट। जैसे अगर 12% पर एनम
तो ईयरली कैलकुलेट करेंगे, अगर 5 इयर्स के लिए है तो हर साल करके 5 इयर्स के लिए कैलकुलेट करेंगे ऑन द नॉमिनल वैल्यू। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो डिवेंचर इशू 100 वाला चाहे 110 में हो चाहे 940 में हो, सॉरी चाहे वो 96 रुपीज में हो, हमेशा जो इंटरेस्ट है वो नॉमिनल वैल्यू पे ही कैलकुलेट होगा। द कंपनी विल पे इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स टू द डिवेंचर होल्डर्स बिकॉज द कंपनी इज अंडर ऑब्लिगेशन। देखो, बिकॉज द कंपनी इज अंडर ऑब्लिगेशन टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स होगा। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, द कंपनी विल पे इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स टू द डिवेंचर होल्डर्स। ठीक है, कंपनी को क्या करना है, इंटरेस्ट पे करना है नेट ऑफ टैक्स टू द डिवेंचर होल्डर्स बिकॉज द कंपनी इज अंडर ऑब्लिगेशन। एक्चुअली कंपनी को क्या करना पड़ेगा, डिवेंचर होल्डर जो इंटरेस्ट ले रही है कंपनी से वो उनका इनकम होता है। ठीक है, वो इनका इनकम है, क्योंकि अगर मान लो हम लोग सभी ने किसी कंपनी का डिवेंचर खरीद लिया तो कंपनी हमें इंटरेस्ट देगी, क्योंकि हम लोगों ने कंपनी को लोन दिया है, तो हम लोग का इनकम है। और कंपनी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमारे इंटरेस्ट इनकम को जब जब हमारे मतलब हमें रिम्बर्स करेंगे तब उन्हें क्या करना पड़ेगा, टैक्स काट के देना पड़ेगा। जैसे सैलरीड पर्सन का क्या होता है, उनका सैलरी जो है वो टैक्स डिडक्ट करके दिया जाता है, वैसे ही इंटरेस्ट जो है वो टैक्स काट के ही दिया जाएगा। ठीक है, ये कंपनी का जो है ऑब्लिगेशन है टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्सेस, वही बोला है एट द रेट एप्लीकेबल, जो रेट एप्लीकेबल होगा उसी पे टीडीएस काट के कंपनी जो है इंटरेस्ट देगी। जैसे मान लो किसी का इंटरेस्ट हो रहा है 100 रुपीज किसी डिवेंचर होल्डर का, और ये इंक्लूडिंग टैक्स है, और मान लो टैक्स हो रहा है फॉर एग्जांपल 2 रुपीज, तो कंपनी उसे 98 रुपीज देगी, ये टीडीएस काट लेगी और ये वो गवर्नमेंट को सबमिट कर देगी। ठीक है, ये देखो अब जितना रेट होगा द कंपनीज विल डिपोजिट द टैक्स, ये देखो ये टीडीएस जो लिया है ये डिपोजिट करना पड़ेगा गवर्नमेंट के पास, सो डिडक्टेड विद इनकम टैक्स ऑथोरिटी, मतलब इनकम टैक्स ऑथोरिटी के पास उसे मतलब दिखाना पड़ेगा कि इतना टैक्स मैंने कलेक्ट किया है, इस बात का किया है। फॉलोइंग अकाउंटिंग एंट्रीज आर रिकॉर्डेड। इंटरेस्ट जब कंपनी पे करेगी कंपनी के लिए लॉस है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर क्या हो गया, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी यानी ये लोग क्या बन गए, ये लोग बन गए क्रेडिटर, क्रेडिटर का नाम है डिवेंचर होल्डर। ये क्या है, ये है एक्सपेंसेस। ठीक है, फिर डिवेंचर होल्डर को जब पे करेंगे तो डिवेंचर होल्डर डेबिट, क्रेडिटर को जब पेमेंट करे डिवेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक। अब क्योंकि टीडीएस, टीडीएस यानी टैक्स, जैसे मैंने बोला टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स बोला जाता है इसे, तो जब टीडीएस काट के देगी, ये पेबल क्रेडिट क्यों दिखा रही है, क्योंकि कंपनी ये 2 रुपए नहीं रख सकती है, ये 2 रुपीज जो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कंपनी ने ले लिया ये कंपनी अपने पास नहीं रखने वाली, ये तो गवर्नमेंट को वो सबमिट कर देगी। ठीक है, टैक्स अथॉरिटी को ये सबमिट कर देगी, तो टीडीएस पेबल कंपनी का क्या हो गया, लाइबिलिटी। 2 रुपीज उसने काट तो लिया और डिवेंचर होल्डर को ये समझा दिया ये आपका टीडीएस काटा है मैंने, लेकिन वो उसका लाइबिलिटी है कि वो अपने पास नहीं रख सकती, वो उसको जाके सबमिट करना पड़ेगा टैक्स अथॉरिटी को, तो इसीलिए ये लाइबिलिटी दिखा रहा है टू टीडीएस पेबल। अब जब ये टीडीएस का अमाउंट पे कर देगी तो इसका एंट्री हो जाएगा टीडीएस पेबल टू बैंक, टीडीएस पेबल कैंसिल हो गया। फिर जो बिजनेस का इंटरेस्ट था, जो एक्सपेंस था, उसको पीएल में ट्रांसफर कर देगी, पीएल टू इंटरेस्ट। ठीक है, इसीलिए देखो एंट्रीज एक्चुअली डेबिट क्रेडिट होके कट होते गया, देखो डिवेंचर होल्डर क्रेडिट, डिवेंचर होल्डर डेबिट, टीडीएस पेबल डेबिट, टीडीएस पेबल क्रेडिट, टीडीएस पेबल डेबिट, तो बेसिकली इंटरेस्ट भी ट्रांसफर हो गया, बचा क्या, पीएल टू बैंक। एक बार टू बैंक बोल के किसको देना है, डिवेंचर होल्डर को, एक बार टू बैंक बोल के किसके पास जाएगा, टैक्स अथॉरिटी के पास। ठीक है, टीडीएस का पैसा इस तरह से होगा। अब इस पे क्वेश्चन है, देखो इलास्ट्रेशन 13 क्या बोल रहा है, देखो ए कंपनी इशू 12% डिवेंचर ऑफ द फेस वैल्यू 10 लाख एट 10% डिस्काउंट ऑन 1/1/2017 डिवेंचर इंटरेस्ट आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स एट द रेट ऑफ 10% was payable on 30th June and 31st December every year. All the debenture were to be redeemed after the expiry of 5 years period of 5% premium past necessary journal entries. तो बोल रहा है कि कंपनी ने 12% डिवेंचर इशू किया, फेस वैल्यू 10 लाख, 10% डिस्काउंट पे 1/1/17 पे, डिवेंचर इंटरेस्ट आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस एट द रेट ऑफ 10% was payable on 30th June and 31st December, मतलब पूरे ईयर में 2 बार इंटरेस्ट दिया जाएगा, यानी सेमी एनुअली, एक बार दिया जाएगा 30th जून को, एक बार दिया जाएगा 31st को। ठीक है, तो इंटरेस्ट भी अलग अलग तरीके से पे किया जा सकता है, ईयरली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, सेमी एनुअली हो सकता है, जैसे ये सेमी एनुअली है। रेट क्या रहेगा, एट द रेट ऑफ 10% करके पे करना पड़ेगा। ठीक है, ऑल द डिवेंचर वेयर टू बी रिडीम, सारे डिवेंचर रिडीम हो जाएंगे आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 5 इयर्स, 5 इयर्स के बाद, और
प्रीमियम में रिडीम होंगे, ठीक है। तो पहले ही हमें इशू डेट पे और एक एडिशनल एंट्री करना पड़ेगा प्रीमियम के लॉस को रिकॉर्ड करने के लिए। हमें बोला है 5 जर्नल एंट्रीज, ठीक है। हम लोग पहले इशू का एंट्री करते 1117 का, इलास्ट्रेशन 13। वन 1117 बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट टू 12% डिवेंचर। तो ये इशू का एंट्री हो गया। 10 लाख फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू यहां पर आएगा 10 लाख। अच्छा, 10% डिस्काउंट, 10 लाख का 10% 1 लाख, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 लाख, ठीक है। ये 9 लाख हो गया। अच्छा, अब इसको अगर इंडिविजुअली दिखाए तो कैसे होगा, देखो 10 लाख, ये फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू हमें अलग से नहीं बोला है, 10% डिस्काउंट बोला है, ठीक है। फेस वैल्यू कितना हो सकता है, 100 भी हो सकता है, बेसिकली कुछ नहीं बोलता है तो डिवेंचर का 100 होता है, ठीक है। तो अब हम लोग ये तो ऐसे ही कैलकुलेट हो गया। 10 लाख क्वेश्चन में बता दिया था, 10% डिस्काउंट, तो बाकी बैंक बोल के दिखा देंगे, बीइंग डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट। अच्छा, अब इसी सेम डेट पे हमें और एक एडिशनल एंट्री करना पड़ेगा, जिसका एंट्री होगा डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू प्रीमियम वाला, क्योंकि प्रीमियम पे राइट ऑफ होगा। टू टू हो जाएगा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। अच्छा, अब ये अमाउंट कितना होगा, तो कितने प्रीमियम पे राइट ऑफ होगा, 5%, तो 10 लाख का 5% जितना होगा उतना, ठीक है। तो 10 लाख का 5% कितना हो जाएगा 50,000, 10 लाख का 5% तो 50,000 ही होगा, 10 लाख। 50,000, ठीक है। मुझे लगा 5 लाख हो रहा है क्या, 50,000 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 50,000 बीइंग लाइबिलिटी रिकॉर्डेड। फ्यूचर लाइबिलिटी रिकॉर्डेड हो गया आज ही, ठीक है। क्योंकि कंजर्वेटिज्म अप्रोच हमें यही बोलता है, तो क्वेश्चन में अगर कभी भी रिडेम्पशन प्रीमियम पे बोल रखा है तो हमें उसका रिकॉर्ड इशू डेट पे ही करना पड़ेगा। हो गया। अब इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब डिवेंचर 1 तारीख को इशू हो गया, देखो टाइमलाइन कैसे बन रहा है, डिवेंचर 1 को इशू हो गया। अब 1 ईयर में क्या क्या होगा, 5 ईयर हम बाद में बताते हैं। तो पहले आ जाएगा 30 जून, तब कंपनी को एक बार इंटरेस्ट देना पड़ेगा डिवेंचर होल्डर को, फिर आएगा 31 दिसंबर, फिर कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ऐसे करके 5 टाइम्स होगा, ठीक है। ऐसे करके 5 टाइम्स होगा, लेकिन हमें इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ 20 का करने बोला है, अकाउंटिंग ईयर 20 तक करने बोला है, ठीक है। तो 30, अच्छा 20 तक का करने बोला था एक्चुअली, ठीक है। तो ये 17, तो 17 में तो और भी एंट्री हो जाएगा फिर। ये एक्चुअली ना क्वेश्चन में तो रिपीटेडली करते जाना पड़ेगा ना, 17 का एक बार हो जाएगा, 18 का एक बार हो जाएगा, 19, 20 इस तरह से, ठीक है। देखते हैं, देखो। तो यहाँ पर 30 जून 2017, ठीक है। यहाँ पर कंपनी डिवेंचर इंटरेस्ट पे करेगी, तो एंट्री क्या हो जाएगा, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, किसको देना है, पहले ड्यू एंट्री करेगी टू डिवेंचर होल्डर, ठीक है। टू टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टू टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ठीक है।
तो इंटरेस्ट कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करना है, डिवेंचर का इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे, गिवन रेट पे और टाइम पीरियड पे डिपेंड करता है, तो 12% करके इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, यहाँ पर हम कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। डिवेंचर का वैल्यू कितना है, टोटल है 10 लाख, 10 लाख पे लगेगा 12%। ठीक है, टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, इशू कब हुआ था, 1 जैन को, 1 जैन से 30 जून, 6 मंथ्स होता है, 6/12। ठीक है, 12 कैंसिल और 100 ये जीरो चला गया, 60,000 होगा। ठीक है, 60,000 इंटरेस्ट ड्यू होता है। अच्छा, और टीडीएस का अमाउंट कितना बोला है, 10% करके टीडीएस डिडक्ट करवाना है, तो 60,000 पे 10% हम लोग टीडीएस कलेक्ट करेंगे, मतलब कंपनी कलेक्ट करेगी। तो डिवेंचर होल्डर के हाथ में इन हैंड कितना जाएगा, उनका 54,000 जाएगा, क्योंकि कंपनी इनकम दिखाएगी 60,000 बट टीडीएस काट के 54,000 पे करेगी। ठीक है, तो बीइंग इंटरेस्ट पेबल यानी ड्यू, पेबल या ड्यू लिख सकते हो। ठीक है, बीइंग इंटरेस्ट पेबल। अब जब इंटरेस्ट पे करेगी, ठीक है, तब क्या एंट्री होगा, देखो इंटरेस्ट जब पे करेगी तो इस तरह से एंट्री हो जाएगा, डिवेंचर होल्डर को सेम डेट पे होगा, है ना, ड्यू करके पे कर देना, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट। कितना पे करना पड़ेगा, 54,000, जितने से क्रेडिट हुआ था उतने से ही डेबिट करके उनका अकाउंट क्लोज कर देंगे। अच्छा, और क्या देना पड़ेगा, टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसको भी हम लोग इसी के साथ जो है दिखा देते हैं कि पे कर रहे हैं, तो टीडीएस जो लाइबिलिटी था वो भी पे कर रहे हैं, दिखा देते हैं कितना है, 6,000। ठीक है, 6,000 टू बैंक। ठीक है, टू बैंक बोल के हो जाएगा 60,000। तो तुम लोग इसको इंडिविजुअली भी दिखा सकते हो, डिवेंचर होल्डर टू बैंक, टीडीएस टू बैंक। एक पेमेंट डिवेंचर होल्डर को जाएगा 54,000, एक पेमेंट जो है टैक्स अथॉरिटी को जाएगा। तो बीइंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड टीडीएस। अच्छा, फिर 31 दिसंबर आएगा उसी साल में, 31 दिसंबर, ईयर कौन सा है, ईयर है 2017। फिर से इंटरेस्ट ड्यू होगा, क्योंकि 6 मंथ्स के बाद है, तो सेम एंट्री होगा। ठीक है, सेम एंट्री होगा, अलग थोड़ी ना कुछ होगा, डिवेंचर इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा। डिवेंचर इंटरेस्ट देना है, किसको देना है, टू डिवेंचर होल्डर। और टीडीएस भी काटना है, तो टैक्स डिडक्टेड, ये भी कंपनी का जो है एक्सपेंसेस हो जाएगा, ओन एक्सपेंसेस नहीं है, लाइबिलिटी की तरह कलेक्ट कर किया जाएगा, डिडक्टेड एट सोर्स। अमाउंट क्या होगा, क्या इंटरेस्ट का अमाउंट फिर से उतना ही होगा, उतना ही होगा, क्योंकि कुछ भी तो डिवेंचर राइट ऑफ नहीं हुआ है। देखो, अगर 10 लाख जो डिवेंचर हम लोगों ने लिया था उसका राइट ऑफ का कुछ बात नहीं हुआ है कि मिडिल में कुछ रीपे भी हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर रीपे नहीं होता है तो पूरा का पूरा 10 लाख ही लोन है, तो जितना लोन अमाउंट होगा उतने पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो 10 लाख पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वही 12%। और टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, अब देखो जो टाइमलाइन मैंने बनाया था 30 जून के बाद इंटरेस्ट पे होगा, तो 30 जून के बाद फिर से 10 लाख पे अगर हम लोग इंटरेस्ट पे करेंगे तो ये टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, जून खत्म, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर से 6 मंथ्स, बाकी 6 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, बाकी 6 मंथ्स का इंटरेस्ट मिल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर सेम अमाउंट हो जाएगा 60,000। ठीक है, टीडीएस 6,000 डिडक्ट हो जाएगा, तो पेएबल कितना हो जाएगा, पेएबल हो जाएगा 54,000। ठीक है, बीइंग इंटरेस्ट पेएबल। और जब पे कर देंगे इसी डेट पे, ड्यू करने के बाद इसी डेट पे तो एंट्री हो जाएगा डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, डेबिट टू बैंक। तो पे कितना करना पड़ेगा, 60,000, टीडीएस कितना पे करना पड़ेगा, 6,000, डिवेंचर होल्डर को 54,000। तो बीइंग अमाउंट पेड, ये हो गया पेड का एंट्री। ठीक है, फिर इस साल जब फाइनल अकाउंट्स बनेगा
तो फिर से 31 दिसंबर 2017 में एक एंट्री आएगा पीएल में ट्रांसफर करने का। तो एंट्री क्या हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट। कितना अमाउंट पीएल में ट्रांसफर होगा? जितना इंटरेस्ट का खर्चा हम लोगों ने पे किया। तो इंटरेस्ट का खर्चा हम लोगों ने कितना पे किया है? ये देखो, टोटल टू बैंक बोल के जितना दिखाया जाएगा, तो 60,000 और यहाँ पर एक बार 60,000, दो बार ही 60,000, यानी 1,20,000। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे 1,20,000। ठीक है, अच्छा, फिर इसी डेट पे हम लोग और एक बार प्रॉफिट यहाँ पर लिख देते, बीइंग ट्रांसफर ऑफ डिवेंचर इंटरेस्ट टू पीएल। फिर से 31 दिसंबर 2017 में पीएल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। मतलब कि जो लॉस या इशू ऑन डिवेंचर है वो भी तो कंपनी का एक लॉस है। ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस जो है वो ईयर एंड में पीएल में क्लोज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कितना लॉस या एक्सपेंसेस है वो देख लेते हैं, एक बार लिख लेते हैं इसका नरेशन। बीइंग प्रोपोर्शनेट लॉस एंड प्रीमियम ट्रांसफर टू पीएल। तो हम लोगों ने यहाँ पर रिकॉर्ड किया था कि टोटल कितना डिस्काउंट हो रहा है। ये देखो यहाँ पर हम लोगों ने दिखाया ना कि टोटल कितना हो रहा है, 1,00,000 यहाँ पर इशू के टाइम पे, और प्रीमियम पे रिडीम होगा तो 50, तो टोटल 1,50,000। ठीक है, टोटल पूरे पूरे साल भर का, मतलब पूरे टर्म पीरियड का 1,50,000 टोटल लॉस। ठीक है, जितने डिवेंचर इशू किए हम लोगों ने उसका टोटल लॉस इतना बेयर करना पड़ेगा। और ये कैसे राइट ऑफ कर सकते हैं? ऑल द डिवेंचर वर रिडीम्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 5 years पीरियड एट 5% प्रीमियम। लेकिन लॉस कैसे राइट ऑफ करना है, लॉस कैसे राइट ऑफ करना है ये नहीं बोला है। तो हम लोग आउटस्टैंडिंग रेशियो में कर सकते हैं। क्यों? देखो आउटस्टैंडिंग हर बार इक्वल रहेगा क्योंकि किसी तरह का रीपेमेंट नहीं है, तो बेसिकली इक्वल ही हो जाएगा, है ना। अगर आउटस्टैंडिंग रेशियोज हम लोग नहीं कैलकुलेट करते हैं तो भी, अगर मिडिल में कोई रिडम्पशन नहीं है, ये वाला क्वेश्चन, मिडिल में अगर कोई रिडम्पशन नहीं है तो ये पूरे अमाउंट को डिवाइडेड बाय 5 करने से जो आएगा उसका आउटस्टैंडिंग रेशियो करने से भी सेम ही आएगा, उसमें तो कोई चेंजेस आएगा नहीं क्योंकि हर बार आउटस्टैंडिंग इक्वल रहेगा। उसी तरह से अगर हर बार आउटस्टैंडिंग इक्वल रहेगा तो इसमें हम लोग का 1,50,000 को 5 years में राइट ऑफ करने से जितना होगा उतना ही हो जाएगा, है ना। यहाँ पर ये देखो कितना रिकॉर्ड करेंगे, इस तरह से रिकॉर्ड हो जाएगा 1,50,000 टोटल डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 5, तो ये कितना हो जाएगा 30,000 कर। ठीक है, क्योंकि हर बार डिवेंचर कितना आउटस्टैंडिंग रहेगा, डिवेंचर आउटस्टैंडिंग रहेगा 10,00,000, 10,00,000 करके 5 years का। सेम यही वाला क्वेश्चन, यहाँ पर 100,00,000 हुआ था 10,00,000। अब रेशियो करने पे 100,00,000 लो या 10,00,000 लो, 1:1:1 ही हो जाएगा, है ना, इक्वल। तो अगर मिडिल में किसी तरह का रिटर्न ऑफ नहीं है तो हर साल इक्वल ही होगा, चेंजेस होगा ही नहीं। तो वो वाला भी हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया। अब ये हुआ 2017 तक का एंट्री। अब यहाँ पर बोला है 2020 का सिर्फ एंट्री करने के लिए। एक्चुअली यहाँ पर ना क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत हो गया, ये वाला 2020 नहीं करके इनको देना चाहिए था 2017। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर ऑप्शन में इन्होंने 2020 करके एक ही साल का पूरा डिटेल्स दिखाया जैसे मैंने दिखाया। ठीक है, तो या तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, या तो इसे 17 कर लो और पूरा एंट्री 17 से होगा जैसे मैंने किया, या फिर और एक चीज कर सकते हो, इसको 20 कर लो और ये फिर इसका 20 के हिसाब से आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी एक तरीके से हम लोग कर सकते हैं। पूरे हमें 17, 18, 19, 20 इतने टाइम का करने नहीं बोला है, लेकिन फिर भी अगर करने बोल देगा, हो सकता है कि मान लो 17 से लेके 20 तक करने बोल दिया, तो क्या तुम लोग नहीं कर सकोगे? कर सकोगे। कौन सा एंट्री रिपीट होते जाएगा? ये एंट्री तो नहीं होगा, ये तो इशू के टाइम पे हो गया। अब 30 जून 17 वाला एंट्री, ये सेम एंट्री होगा 30 जून 17 के बाद 18 में होगा। ठीक है, सेम अमाउंट सेम सब कुछ, बस एंट्री जो है वो अलग हो जाएगा, डेट जो है अलग हो जाएगा। 17 में एक बार होगा, 18, 19, 20 इस तरह से चलेगा। यहाँ पर भी 17 के बाद ये 31 दिसंबर 18, 31 दिसंबर 19, 31 दिसंबर 20 इस तरह से होगा। और यहाँ पर भी तो ये 3 एंट्री रिपीट होता जाएगा, बट ऐसा नहीं, इतना सेम टाइप ऑफ चीज बार बार रिपीटेशन क्वेश्चन में नहीं देता है नॉर्मली। तो ये क्वेश्चन जो है या तो 17 को 20 कर दो और ये पूरा, या फिर इसको 17 कर दो तो डेट उस हिसाब से हो जाएगा।
जाएगा। तो इसमें वैसा कोई खास बात नहीं है, थोड़ा सा इधर उधर डेट का मैटर है और कुछ नहीं, ठीक है। अभी हम लोग का कंप्लीट हुआ, अब हम लोग ट्रू फॉल्स देखते हैं। तो तुम लोग मुझे बताओ ट्रू फॉल्स का आंसर, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, डिवेंचर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी। ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, बोलो। डिवेंचर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी, ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? false, फॉल्स। परपिचुअल डिवेंचर आर पेबल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, बोलो ये क्या होगा? परपिचुअल मतलब जिस डिवेंचर का कोई रिडेम्पशन लाइफ नहीं बताया गया है कि 5 साल 10 साल बाद। परपिचुअल मतलब जो चलता जाएगा। तो ऐसा कोई डिवेंचर अगर है तो इसको रीपे कब किया जाएगा, क्योंकि ये तो नहीं पता 10 साल 15 साल बाद कब रीपे किया जाएगा। क्या ऐसे डिवेंचर का रीपे तब होता है जब कंपनी लिक्विडेट में चला जाता है? बोलो। टाइप्स ऑफ डिवेंचर पढ़ रहे थे तब ये वाला डिस्कस किया हुआ है, बताओ। true होगा, ट्रू, करेक्ट। रजिस्टर्ड डिवेंचर आर ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी। जो रजिस्टर्ड डिवेंचर होता है, क्या वो डिलीवरी मतलब हैंड टू हैंड ट्रांसफर हो जाता है इजीली? रजिस्टर्ड मतलब क्या? रजिस्टर्ड मतलब जो नाम वाम लिखा हुआ है एक रजिस्टर में, एड्रेस, कितना डिवेंचर होल्ड कर रहा है, इतना सारा डिटेल्स अगर कहीं पर रजिस्टर्ड हो, क्या वो बाय डिलीवरी ट्रांसफर हो जाएगा हैंड टू हैंड? बोलो ट्रू होगा कि फॉल्स? डिलीवरी का मतलब क्या होता है? इजीली हैंड टू हैंड ट्रांसफर हो जाना। जैसे मेरे पास 10 रुपए का नोट है, वो नोट हम किसी और को इजीली दे सकते हैं, उसके लिए मुझे किसी का परमिशन थोड़ी ना चाहिए, कुछ हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स कुछ भी नहीं करना पड़ता है। हमारे पास जो नोट्स वगैरह होता है वो तो क्या होता है, जिसका है जिसके पास है उसका, बियरर का होता है ना, उसी तरह से। तो रजिस्टर्ड डिवेंचर अगर कोई है, रजिस्टर्ड होता है और एक होता है बियरर। तो रजिस्टर्ड डिवेंचर जो है, क्या वो ट्रांसफर इजीली होता है? नहीं होता है ना। तो डिलीवरी इज द इजी प्रोसेस। तो क्या ये ट्रू है कि फॉल्स, बोलो। मैंने तो सभी बता दिया, true बोलो। होगा, ट्रू क्यों, फॉल्स होगा? रजिस्टर्ड डिवेंचर आर ट्रांसफरेबल, इज ये डिलीवरी का मतलब होता है इजीली। इजीली मतलब किसी तरह का ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन का जरूरत नहीं होता है, इजीली ट्रांसफर होता है। लेकिन अगर हमारे पास रजिस्टर्ड डिवेंचर है, रजिस्टर्ड का मतलब जहां पर एक जगह पे रजिस्टर पे डिवेंचर होल्डर का नाम, उसका कितना सारा डिवेंचर होल्डर कर रहा है, उनका एड्रेस क्या है, ये सारा डिटेल्स रहता है। तो अगर किसी चीज पे किसी का डिटेल्स इतना लिखा हुआ है, क्या वो इजीली ट्रांसफर हो जाएगा? नोट पे तो किसी का नाम नहीं रहता है, इसीलिए 10 रुपए का नोट मेरे पास जो है वो तब तक ही मेरा है जब तक मेरे पास है। लेकिन ये इजीली ट्रांसफरेबल है, इसमें मेरा नाम थोड़ी ना लिखा हुआ है, हम चाहे तो किसी और को दे सकते हैं, वो भी एक्सेप्ट कर सकता है इजीली। तो ये क्या हो जाएगा, रजिस्टर्ड डिवेंचर क्या होता है, डिलीवरी प्रोसेस से ट्रांसफरेबल नहीं हो सकता है। फॉल्स। when the company issues their when own debenture as collateral securities for loan, the holder of such debenture is entitled to interest only on the amount of loan and not on the debenture। ये लास्ट दिन ही डिस्कस किया था कि अगर कोई कंपनी एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पे कोई लोन लेती है डिवेंचर इशू करके, द होल्डर ऑफ सच डिवेंचर किसको इशू करिए, मान लो बैंक को इशू करिए, बैंक को फिक्स्ड एसेट भी दे दिया, मॉर्गेज पे डिवेंचर भी दे दिया। लेकिन ये बताओ, डिवेंचर पे तो इंटरेस्ट देना पड़ता है, क्या कंपनी मॉर्गेज वाले डिवेंचर पे भी इंटरेस्ट देगी बैंक को, या फिर सिर्फ लोन अमाउंट पे देगी? बोलो। डिवेंचर होल्डर का राइट्स कब जनरेट होता है, जब कंपनी फेलियर हो जाएगी। ये सब लास्ट दिन ही तो डिस्कस किया था, बोलो। वेन कंपनीज इशू, loan amount, ट्रू होगा ये, ट्रू होगा। व्हेन कंपनीज इश्यूज देयर ओन डिवेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी फॉर लोन, द होल्डर ऑफ सच डिवेंचर, कौन होल्डर होगा, जिसको इशू किया है, बैंक, मान लो बैंक, ठीक है। तो इनको इंटरेस्ट मिलेगा ओनली अमाउंट ऑफ लोन, जिस लोन के अगेंस्ट, मान लो ये तो मैंने एग्जांपल भी दिखाया था, 10 लाख का लोन लिया है कंपनी ने, उसके अगेंस्ट में 14 लाख का डिवेंचर इशू किया है। तो डिवेंचर इशू करने पे भी तो कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ता है, लोन लेने पे भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो बैंक कौन से अमाउंट पे इंटरेस्ट क्लेम करेगी, सिर्फ और सिर्फ ये लोन अमाउंट पे, ठीक है। इस पे कब क्लेम करेंगे, अगर लोन देने पे फेलियर हो जाएगा तब उसके पास डिवेंचर का राइट्स जनरेट हो जाएगा, है ना। तो ये ट्रू होगा। डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट, ये लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में दिखेगा या कहाँ दिखेगा, बोलो। बैलेंस शीट मैंने दिखाया था लास्ट दिन। डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट, दो मेथड होता है इस तरह के डिवेंचर को रिकॉर्ड करने का, जो एज ए कोलैटरल सिक्योरिटीज हम लोग दिखाते हैं। एक होता है नो एंट्री वाला मेथड 1, दूसरा होता है एंट्री करके एक फेक अकाउंट बना के, जिसका नाम है डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2 %
परसेंटेज ऑफ डिवेंचर, तो वो सस्पेंस अकाउंट कहाँ दिखाया जाता है? क्या लाइबिलिटी साइड में दिखाया जाता है? एक बैलेंस शीट भी हम लोगों ने इस पे ऑलरेडी कर रखा है, तो बोलो किधर दिखाया जाता है, लाइबिलिटी या एसेट? एसेट, एसेट। ये फॉल्स होगा, ठीक है, ये एसेट साइड दिखाया जाता है, ये मैंने बोला भी था लास्ट दिन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ ए कंपनी इनका लॉस देन इट डज नॉट पे इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर। कंपनी को अगर लॉस होगा तो कंपनी को इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, आज भी डिस्कस किया था इस बात में। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ऐसा आइटम होता है कि प्रॉफिट हो या लॉस हो हमें वो खर्चा पे करना पड़ेगा। तो डिवेंचर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो अगर कंपनी का लॉस हुआ क्या उनको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा? बोलो ये ट्रू है कि फॉल्स? false, फॉल्स। एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, जब कंपनी बंद हो रही है, डिवेंचर होल्डर आर पेड ऑफ आफ्टर द शेयर होल्डर, शेयर होल्डर के बाद उन्हें पे किया जाता है, क्या ये ट्रू है कि फॉल्स? बोलो, ये तो आसान है। false, फॉल्स, पहले तो सबसे पहले इन्हीं को दिया जाता है। कन्वर्टेबल डिवेंचर कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर, क्या डिवेंचर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकता है? बोलो, हो सकता है ना, डिवेंचर डिवेंचर में कन्वर्ट हो सकता है, डिवेंचर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकता है। हम लोग जब कन्वर्टेबल डिवेंचर पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने ये सब देखा था। रिडीमेबल डिवेंचर आर नॉट पेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी, जो रिडीमेबल डिवेंचर है वो लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी में कभी भी रीपे नहीं होता है, क्या ये ट्रू है? रिडीमेबल मतलब क्या, जिसका एक टर्म होगा कि इतने दिन में रिडीम हो जाएगा। तो बोल रहा है नॉट पेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, जब तक कंपनी का लाइफ है तब तक में ये कभी रिडीम नहीं होगा, क्या ये ट्रू लग रहा है तुम लोगों को? बोलो, अगर रिडीमेबल है तो वो कभी ना कभी रिडीम हो जाएगा, तो लाइफ टाइम के साथ किसका होता है? इरिडीमेबल। फर्स्ट ही तो हम लोगों ने देखा था, परपिचुअल। इरिडीमेबल डिवेंचर जो है कंपनी के लाइफ टाइम में कभी नहीं वो रिडीम होता है, या परपिचुअल वो जब कंपनी लिक्विडेट पे जाती है तब वो रिडीम होता है। तो रिडीमेबल डिवेंचर ये कभी भी ऐसा नहीं होगा। रिडीमेबल डिवेंचर आर पेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, पेबल होता है। तो बेसिकली जो क्वेश्चन था उसके हिसाब से हम लोग का आंसर ये हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। अच्छा, 10th, डिवेंचर कैन बी इशूड, डिवेंचर कैन बी इशूड फॉर ए कंसिडरेशन अदर देन कैश सच एज परचेजिंग लैंड मशीनरी एटसेट्रा, क्या डिवेंचर को हम लोग इशू कर सकते हैं अदर देन कैश, ताकि हम लोग परचेस कर पाए लैंड मशीन एटसेट्रा, क्या ये ट्रू है? ये तो ट्रू है, हाँ ये मैम तो ट्रू ट्रू, है। ट्रू है, ठीक है। अच्छा, ये वाला बोलो, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ये देखो, ये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, अभी अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया था ना, ये देखो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, वो मैंने पूरा नहीं लिखा, ठीक है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये देखो ये एक लाइबिलिटी है ना, ये एक लाइबिलिटी है। ये लाइबिलिटी क्यों है? फ्यूचर का लाइबिलिटी अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये लाइबिलिटी मैंने पहले भी बोला था। हम लोग का ऑप्शन क्या दे रहा है? ये बैलेंस शीट में अपियर करेगा, ठीक है, तो लाइबिलिटी साइड में अपियर करेगा, ये मैंने बता दिया, ठीक है। अब बोल रहा है ये कैसा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है पर, या फिर नॉमिनल अकाउंट एज ए एक्सपेंडिचर है, नॉमिनल अकाउंट एज ए इनकम है, पर्सनल अकाउंट है। ये कब अपियर करता है? अगर कंपनी ने ऐसा प्रॉमिस किया है फ्यूचर में डिवेंचर रिडीम करेंगे तो प्रीमियम पे रिडीम करेंगे, और उसका लॉस आज ही रिकॉर्ड करना पड़ता है ड्यू टू कंजर्वेटिज्म अप्रोच, और ये एक लाइबिलिटी होता है। तो क्या लाइबिलिटी जो है वो नॉमिनल अकाउंट होगा? पहले ये सोचो कौन सा होगा आंसर। लाइबिलिटी मतलब कौन सा? लाइबिलिटी क्या हो सकता है? बोलो, लाइबिलिटी में क्या क्या आता है? करेंट लाइबिलिटी, नॉन करेंट लाइबिलिटी, याद तो करो। बैलेंस शीट में करेंट लाइबिलिटी में क्या क्या होता है? डिवेंचर होता है, कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो सकता है, लोन हो सकता है ना। तो ये कोई इनकम या एक्सपेंडिचर है क्या? पहला बात है एंट्री देखो ना, ये एक्सपेंडिचर तो है नहीं, डेबिट नहीं हुआ है, तो एक्सपेंडिचर तो कैसे भी नहीं हो सकता। इनकम नहीं है क्योंकि ये लाइबिलिटी है, इनकम कहाँ है? ये तो पे करना है फ्यूचर में, तो ये एक्सपेंडिचर भी नहीं है, ये इनकम भी नहीं है, ये पर्सनल अकाउंट है क्योंकि डिवेंचर होल्डर को पे करना पड़ेगा। डिवेंचर होल्डर्स जो है वो तो पर्सनल अकाउंट हो गया ना, जैसे शेयर होल्डर्स वैसे डिवेंचर होल्डर्स, तो डिवेंचर होल्डर्स को पे करना है, इसीलिए पर्सनल अकाउंट होगा। अच्छा, डिवेंचर इंटरेस्ट इज
payable before the payment of any dividend on shares accumulated in case of losses or inadequate profit is payable after the payment of preference dividend but before the payment of equity dividend. ये तो कभी नहीं होगा. बोल रहा है कि डिवेंचर जो है वो प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद पे किया जाता है. नहीं, सबसे पहले डिवेंचर का इंटरेस्ट, उसके बाद प्रेफ डिविडेंड, उसके बाद इक्विटी. तो ये गलत है. एक्यूमुलेट इन केस ऑफ लॉसेस और इनएडिक्वेट प्रॉफिट, अगर लॉस होता है तो उसे एक्यूमुलेट किया जाता है. नहीं, वो प्रेफरेंस डिविडेंड का होता है, डिवेंचर को एक्यूमुलेट नहीं कर सकते हैं. इज पेबल बिफोर द पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड और शेयर. करेक्ट, ये वाला सही है. कोई भी शेयर्स का डिविडेंड देने के पहले डिवेंचर इंटरेस्ट दिया जाता है. नेक्स्ट बोला है एफ लिमिटेड परचेज मशीन फ्रॉम जी कंपनी फॉर ए बुक वैल्यू ऑफ 4 लाख. कंसिडरेशन was paid by issue of 10% डिवेंचर 100 at a premium of 25%. डिवेंचर अकाउंट क्रेडिटेड विद. तो डिवेंचर अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा ये पूछ रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगा, देखो एसेट परचेस कर रहे हैं तो यहाँ पर हो गया मशीनरी अकाउंट डेबिट. ठीक है, मशीनरी अकाउंट डेबिट 4 लाख. और क्या हो जाएगा, टू डिवेंचर, टू 10% डिवेंचर, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम. ठीक है, तो कितना ये देखो 4 लाख, कितना डिवेंचर इशू करना पड़ेगा, 4 लाख डिवाइडेड बाय इशू प्राइस यानी 125. तो 4 लाख बाय 125 चेक करके देखते हैं कितना होता है. 3200. ठीक है, तो 3200 इतने सारे डिवेंचर इशू करने पड़ेंगे. तो डिवेंचर अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा, 3200 इंटू 100, नॉमिनल वैल्यू 100 होता है, और 3200 इंटू 10% नहीं 25% प्रीमियम बोला था यानी 25. तो देखो कितना होगा, 3200 इंटू 100, 3,20,000. ठीक है, और 3200 इंटू 25, 80,000. ठीक है, और टोटल हो गया 4 लाख. तो डिवेंचर कितने से क्रेडिट होगा, 3,20,000 से क्रेडिट होगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा. ठीक है, ऑप्शन सी. फोर्थ नंबर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बियरर डिवेंचर. बियरर डिवेंचर यानी जिसपे रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, जिसके पास है वही ओनर है. दे आर ट्रीटेड एज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. नॉट बोला है, नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स. दे आर ट्रांसफर इक्वल्स ए डीड ऑफ ट्रांसफर. दे आर ट्रांसफर बाय मेयर डिलीवरी. ये डिलीवरी प्रोसेस से ट्रांसफर हो जाता है इजीली. ठीक है, तो ये तो नहीं होगा आंसर. ठीक है, ये नहीं होगा क्योंकि ये इजीली जो है, क्योंकि बोला नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये तो इजीली ट्रांसफरेबल है, तो ये सही है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है. दे आर ट्रीटेड एज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये बोला है पॉइंट ए में. ठीक है, और ये वाला नहीं होगा. देखो, इसको ट्रांसफर करने के लिए किसी तरह का डीड का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, वो रजिस्टर्ड वाले में होता है, तो आंसर ये होगा. और ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है. ठीक है, इसीलिए आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा. आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा. नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, when debenture are issued as a collateral securities, the final entry for recording the collateral debenture is. अगर एंट्री करेंगे तो एंट्री हो जाता है डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, ऐसे होता है. टू डिवेंचर, 2% ऑफ डिवेंचर, तो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट डिवेंचर अकाउंट, ये नहीं होगा. डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट एंड क्रेडिट कैश अकाउंट. नहीं, कैश का तो कोई सवाल ही नहीं, ये होगा डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, क्रेडिट हो जाएगा डिवेंचर अकाउंट. तो ऑप्शन सी हो जाएगा. फिफ्थ नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा. अच्छा, नाउ सिक्स नंबर देखो, व्हेन द डिवेंचर रिडीमेबल एट डिफरेंट डेट्स, अलग अलग डेट पे रिडीम हो रहा है, द टोटल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर शुड बी रिटर्न ऑफ. तब कैसे राइट ऑफ होगा, एवरी ईयर बाय अप्लाइंग सम ऑफ ईयर डिजिट्स मेथड, एवरी ईयर अप्लाइंग द स्ट्रेट लाइन मेथड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन फुल इन द ईयर फाइनल और लास्ट रिडेम्पशन. ये तो होगा नहीं. ये दो मेथड हम लोगों ने पढ़ा था, स्ट्रेट लाइन पढ़ा था और हम लोगों ने सम ऑफ ईयर्स डिजिट पढ़ा था. तो स्ट्रेट लाइन तब होता है कि अगर एकदम ईयर एंड में 5 ईयर्स है तो 5 ईयर्स में ही जाके जब सब रिडीम होता है तब स्ट्रेट लाइन मेथड होता है. यहाँ पर बोल रहा है रिडीमेबल डिफरेंट डेट पे. ठीक है, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर शुड बी रिटर्न ऑफ एज अ सम ऑफ ईयर डिजिट्स मेथड पे होना चाहिए. अलग अलग डेट पे होगा तो सम ऑफ ईयर डिजिट्स मेथड पे कैलकुलेशन हो जाएगा. ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का एमसीक्यू. नेक्स्ट यहाँ पर देखो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया है, देखो क्या बोल रहा है, छोटा छोटा क्वेश्चन है, यहाँ पर ही दिखा देते हैं. यहाँ पर बोला है कंट्री क्राफ्ट्स लिमिटेड इशूड 1,08% डिवेंचर ऑफ 100 each एट अ प्रीमियम ऑफ 5% पेबल फुल्ली ऑन एप्लीकेशन एंड रिडीमेबल एट 10 पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज. ठीक है, तो हम नरेशन नहीं लिख रहे हैं, जस्ट ऐसे ही एंट्री बता दे रहे कैसे होगा. देखो क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, सबसे पहले डिवेंचर का हमें क्या मिलेगा, एप्लीकेशन. ठीक है, एप्लीकेशन का पैसा, तो बैंक अकाउंट डेबिट,
टू डिवेंचर एप्लीकेशन। 1 लाख इंटू कितना हो जाएगा, 1 लाख और एप्लीकेशन का पैसा कितना है, एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, मतलब 105 करके लिया गया है। 1 लाख इंटू 105, तो 105 लाख हो जाएगा। ठीक है, 105 लाख। तुम लोग इसका प्रेजेंटेशन सही करके लिख सकते हो। फिर ये ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो ट्रांसफर होने से डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, 105 लाख टू परसेंटेज ऑफ डिवेंचर, कितना परसेंट है, 8%। 8% डिवेंचर। अच्छा, यहाँ पर प्रीमियम था तो 8% डिवेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अच्छा, प्रीमियम कितना था, 5 रुपीज करके, तो 1 लाख इंटू 5 और 1 लाख इंटू 100, तो यहाँ पर हो गया 100 लाख। ठीक है, यहाँ पर हो गया 5 लाख। ये मैंने ट्रांसफर का एंट्री कर दिया। अब क्योंकि प्रीमियम में रिडेम्पशन होगा तो इसके साथ इशू डेट पे और एक एंट्री होना चाहिए, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट, सॉरी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन क्रेडिट होगा टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, और डेबिट क्या हो जाएगा, लॉस ऑन इशू। तो लॉस ऑन इशू कितना हो रहा है यहाँ पर, लॉस ऑन इशू मतलब ये वाला नहीं, कोई लॉस में इशू नहीं हो रहा है, एक्चुअली जो रिडेम्पशन का लॉस है उसे भी लॉस ऑन इशू बोल के ही रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये बोल रहा है कि 5% प्रीमियम में इशू हुआ है और रिडीम होगा 10 पर डिवेंचर पे, 10 रुपीज, मतलब 1 लाख इंटू 10, 1 लाख इंटू 10, इतना लॉस होगा प्रीमियम का, यानी 10 लाख। ठीक है, 10 लाख हो जाएगा, ये एंट्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये एंट्री मैंने बता दिया, तुम लोग बस इसका प्रेजेंटेशन मतलब नरेशन वगैरह लिख के सही कर लेना। तो नेक्स्ट देखो क्या बोला है, कोइनल केमिकल लिमिटेड issued 20 lakh 10% debenture of 50 each at a premium of 10%, payable as 20 on application and balance on allotment. Debenture are redeemable at par after 6 years. All the money due on allotment was called up and received. Record necessary entries with premium money is included in allotment money. तो प्रीमियम जो है वो allotment पे दिया गया है, हमें एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो पहले आ जाएगा डिवेंचर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। तो देखो क्या है, 20 लाख 50 ईच है, प्रीमियम ऑफ 10%, 20 ऑन एप्लीकेशन, तो 20 लाख इंटू 20, तो 400 लाख। ठीक है, फिर ये ट्रांसफर कर देंगे डिवेंचर में, डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज कितना है डिवेंचर का, टू 10% डिवेंचर, 400 लाख, ये ट्रांसफर हो जाएगा 400 लाख। ठीक है, ये एप्लीकेशन हो गया। अच्छा, उसके बाद बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, तो 20 अगर एप्लीकेशन पे है और डिवेंचर वैसे तो 50 रुपीज का है, लेकिन प्रीमियम 10 यानी 55, तो 20 माइनस 55 यानी 35 अलॉटमेंट में होगा, जिसमें से 30 जो है वो डिवेंचर में जाएगा और 5 जो है वो प्रीमियम में जाएगा। इस तरह से एंट्री होगा। अब अलॉटमेंट का एंट्री करते हैं, तो अलॉटमेंट यहाँ पर पहले ड्यू करेंगे, डिवेंचर अलॉटमेंट जैसे शेयर का होता है, ठीक है, शेयर्स के तरह ही होगा, डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम तो 5 रुपीज करके है, डिवेंचर यहाँ पर 30 रुपीज हो जाएगा, यहाँ पर 35 हो जाएगा। ठीक है, और क्वांटिटी है 20 लाख, तो 20 लाख 20 लाख और 20 लाख, तो 20 लाख इंटू 5, 100 लाख। ठीक है, 20 लाख इंटू 30, 600 लाख, 20 लाख इंटू 35, 700 लाख। ठीक है, 700 लाख ये हो गया। अब रिसीव बोल दिया था कि यहाँ पर सारे पेमेंट रिसीव हो जाएंगे। ठीक है, तो रिसीव करने पे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट,
कितना हो जाएगा? 700 लाख, 700 लाख रिसीव हो जाएगा। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन है, कपिल लिमिटेड इशूड 50,000 12% डिवेंचर ऑफ 100 each at a premium of 10% payable in full on application on by 1st March 2020। तो एप्लीकेशन पे ही सारा पैसा दे दिया जाएगा। 100 है 10% प्रीमियम, तो 110 रुपीज पर डिवेंचर पे मिल जाएगा। द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड डिवेंचर वेर अलॉटेड ऑन 9th मार्च। तो ठीक है, इसका एंट्री कर लेते हैं। 1st of March 2020, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे ही पूरा पेमेंट मिल गया है 110 करके, इनटू कितना था? 50,000। तो ये हो गया 55 लाख। अब ये ट्रांसफर हो जाएगा डिवेंचर एप्लीकेशन टू 12% डिवेंचर। ठीक है, अब ये एप्लीकेशन पे ही पूरा पेमेंट मिला है, तो यहाँ पर प्रीमियम भी रिसीव हुआ है। तो जब ट्रांसफर करेंगे 12% डिवेंचर और सिक्योरिटीज प्रीमियम 10 इंटू 50,000 यानी 5 लाख। डिवेंचर ये हो जाएगा 100 इंटू 50,000। 100 इंटू 50,000 यानी 50 लाख। ठीक है, 5 लाख नहीं, ये 50 लाख हो जाएगा। ये 100 इंटू 50,000 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 110 इंटू 50,000, ये वाला 55 लाख। 55 लाख। ठीक है, ये 9th मार्च को होगा, जिस दिन अलॉटमेंट हो रहा है उस दिन ये एंट्री कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डेट बता दिया था। अच्छा, कैश ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग कैश ट्रांजैक्शन बोला है, मतलब यहाँ पर हम लोग बैंक दिखा देंगे। अगर कैश ट्रांजैक्शन नहीं बोलता और तब हम लोग सिर्फ ये वाला एंट्री दिखाते। ठीक है, तो फिर कैश ट्रांजैक्शन कहाँ दिखाया जाता? अगर बोलता कि कैश बुक बनाओ तो कैश बुक में दिखाना पड़ता। यहाँ तो कुछ बोला नहीं है, वैसे भी ये बोला है कि कैश ट्रांजैक्शन के साथ दिखाओ। ठीक है, अच्छा अब देखो क्या बोल रहा है। 1st April, next question. Seru Limited issued 1 lakh 12% debenture 100 each at a discount of 5% redeemable on 31st March 2025। Redemption होगा 31st March 2025 को। Issue was oversubscribed by 20,000 डिवेंचर। 20,000 डिवेंचर ज्यादा जो है अप्लाई हो चुका है। who were refunded their money। ठीक है, जिनका एक्स्ट्रा हो गया उनका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। You are required to prepare journal entries at the time of issue of debenture, discount on issue of debenture account, interest account and debenture holder account, assuming TDS is deducted at the rate of 10%। ठीक है, पहले जर्नल एंट्री कर लेते हैं 4th नंबर का। तो 1st of April 2020 में डिवेंचर इशू किया गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। कितना हो जाएगा? 1 लाख और 100 करके। ठीक है, लेकिन डिस्काउंट था 5%। सारा पेमेंट एक ही बार एप्लीकेशन में ही हो जाएगा, क्योंकि हमें अलग से कुछ नहीं बोला है। तो यहाँ पर 1 लाख इंटू कितना हो जाएगा? 1 लाख इंटू 95 हो जाएगा। इशूड 1 लाख 12% डिविडेंड। अच्छा, 1 लाख पे तो एंट्री करने से नहीं होगा, ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ है। इशू किया था 1 लाख 20, बट रिसीव हुआ है 20। इशू किया गया था 1 लाख का सोच के, बट रिसीव 1 लाख 20, तो 1 लाख 20 इंटू 95 हो जाएगा। वन लैख 1 करोड़ 14 लाख ऐसा हो जाएगा। 114। हाँ ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे। अच्छा, नरेशन छोड़ो, फिलहाल तो हम ऐसे ही करवा रहे हैं। तो यहाँ पर हो गया एप्लीकेशन। अब ये एप्लीकेशन ट्रांसफर हो जाएगा, तो डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट
डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट। डिस्काउंट क्यों किया, ये देखो यहाँ पर बोला था 5% डिस्काउंट में होगा, तभी तो मैंने यहाँ पर 95 दिखा है ना, तो 5 रुपीज डिस्काउंट, ठीक है। तो 5 इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 इंटू 1 लाख, यहाँ पर लेकिन 1,20,000 होगा कि नहीं वो देखो, कैसे कैसे कैलकुलेट करना चाहिए। 1,20,000 तो ओवर सब्सक्रिप्शन था, तो बाकी तो रिफंड कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले देखो रिफंड कितने से हो जाएगा, 20,000 से। कितना रिफंड करेंगे, जितना लिए हैं, ठीक है। क्यों 20,000 ही हुआ, 1 लाख वो सोचा था, 1,20,000 हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 1,90,000, ठीक है। मतलब 190 हो गया, 95 इंटू 2 और 4 जीरो, ठीक है। तो और 4 जीरो यहाँ पर हो गया, तो ये हो जाएगा 1,90,000। ये डिस्काउंट, ये रीपे हो गया, रिफंड हो गया, ठीक है। टू 12% डिवेंचर, 12% डिवेंचर बोल के हमें ये दिखाना है कि कितना डिवेंचर हम लोग अलॉट करेंगे। तो 1 लाख डिवेंचर अलॉट करेंगे, कितना करके, 100, क्योंकि डिवेंचर हमेशा अपना फेस वैल्यू या पर वैल्यू जो भी बोलो उस पर दिखता है। तो 100 इंटू 1 लाख, तो 100 लाख, ठीक है। हाँ, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ये कितना दिखेगा, डिस्काउंट कितना है पर डिवेंचर पे, 5 रुपीज है, 1 लाख का। 1 लाख का अगर हम लोगों ने जो है अलॉटमेंट दिया है, तो 1 लाख पे ही डिस्काउंट रिकॉर्ड करेंगे ना, बाकी का तो रिटर्न ही कर दिया, रिफंड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 लाख, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इंटरेस्ट दिखा दिया कैसे हुआ, और ये कैसे हुआ था, ये 1,20,000 इंटू 95, इस तरह से ये ऑलरेडी यहाँ पर दिखाया गया है। अच्छा, जर्नल एंट्रीज तो हो गया। अब हम लोग को क्या करने बोला है, बोला है कि अकाउंट बनाओ। ये फर्स्ट वाला पॉइंट हो गया, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, ठीक है। तो अकाउंट बना लेते हैं, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, अच्छा। तो फर्स्ट डिस्काउंट यहाँ पर देखो कब इशू हुआ था, 1 अप्रैल को हुआ था, ठीक है। हम लोग को बोला है कि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर का यहाँ पर जर्नल एंट्री देखो कितना हुआ है, 5 लाख, ठीक है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 5 लाख, ये कब रिकॉर्ड हुआ है, इसी डेट पे 1/4/2020। तो 1/4/2020 पे हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, 1/4/20। एक सेकेंड, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, एंट्री क्या होगा, देखो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, बैंक थोड़ी होगा, डिस्काउंट पे तो नहीं हुआ है, वो तो डिवेंचर का है। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर टू 12% डिवेंचर, है ना। तो हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, टू 12% डिवेंचर, यहाँ पर पोस्ट हो जाएगा, टू 12% डिवेंचर, कितना, ये वाला अमाउंट पूरा का पूरा 5 लाख। अच्छा, ये 31 मार्च 2021, क्योंकि अप्रैल टू मार्च है, ये पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन पीएल में कितना राइट ऑफ होगा, पूरा राइट ऑफ करने बोला, पूरा तो राइट ऑफ होता नहीं है, कुछ नहीं बोलेगा तो इक्वली राइट ऑफ करेंगे, कुछ भी नहीं बोल रहा है तो आउटस्टैंडिंग रेशियो के हिसाब से, रीपेमेंट तो कुछ है नहीं तो इक्वली हो जाएगा। कितने टाइम पीरियड का है, एनुअली ऑन, अच्छा बोला है यहाँ पर इंटरेस्ट का बात बोला, इंटरेस्ट कितना पे होगा, अभी तो हम लोग इंटरेस्ट अकाउंट नहीं कर रहे हैं, इसका टाइम पीरियड देख लेते हैं। रिडीमेबल ऑन 31 मार्च 2025, इशू कब हुआ है, 20 को, तो 20 से लेके 21, ये 1 ईयर, 21 से लेके 22, 22 से लेके 23, 23 से लेके 24, 24 से लेके 25, 1 2 3 4 5, 5 ईयर्स। तो 5 ईयर्स में हम लोग इक्वल कर देंगे, क्योंकि आउटस्टैंडिंग रेशियो उतना ही रहेगा, कोई भी रिडेम्पशन नहीं है। तो इक्वली अगर कर देते हैं तो 1 लाख करके हो जाएगा बाई बैलेंस सीडी, ठीक है। ये कितना बचेगा, 4 लाख। 1 लाख राइट ऑफ होने के बाद बचेगा 4 लाख, ठीक है। ये हम ऐसे क्लोज कर देते, फिर ये यहाँ पर ब्रॉट डाउन होगा 1/4/21 को टू बैलेंस बीडी, कितना हो जाएगा, 4 लाख। 31 मार्च 2022 बाई पीएल, 1 लाख, फिर से 1 लाख ही राइट ऑफ होगा,
आउटस्टैंडिंग रेशियो के हिसाब से करोगे तो भी 1 होगा, और डायरेक्टली कर दोगे तो भी 1 होगा, क्योंकि रीपे कुछ है नहीं कि रेशियोज हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बचेगा फिर से 3 लाख। फिर ये यहाँ पर ब्रॉट डाउन हो जाएगा 1/4/2022 टू बैलेंस BD 3 लाख। 31 March 2023 बाई PL फिर से हो जाएगा 1 लाख बाई बैलेंस CD 2 लाख बचेगा। ठीक है, सेम डेट पे तुम लोग को लेकिन यहाँ पर टोटल करके लिखना है। ठीक है, इस तरह से क्लोज नहीं करना है। अभी हम सेम चीज है तो इसी तरह से दिखा दिया। 1/4/2024 टू बैलेंस BD 2 लाख। 31 March 2025 5 में तो कंप्लीट हो जाना चाहिए। एक ईयर गलत लिख दिया क्या? 21, ये 21, 22, फिर यहाँ पर ये 22, 23, 24। पहले 4 लाख बचेगा, फिर उसके बाद बचेगा 3 लाख, फिर 2 लाख, 3 लाख बचा, फिर 2 लाख बचा, 2 लाख के बाद बचेगा 1 लाख। ये 24 होना चाहिए, मैंने कौन सा डेट इग्नोर कर दिया? 20, यहाँ पर 21, फिर यहाँ पर 21 से ओपन 22। ठीक है, ये डेट तो फिर 22 से बिगिनिंग 23। ओ ये 23 होगा ना, ब्रॉड डाउन हो रहा है फर्स्ट, ये गलत कर दिया था ना। 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल 2023 आएगा तो ये 24 हो जाएगा बाई PL। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 1 लाख, 1 लाख राइट ऑफ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा बाई बैलेंस CD 1 लाख बचेगा राइट ऑफ करने के लिए। 1/4/25, सॉरी 24, 24 है ये, 1/4/24। तो टू बैलेंस BD 1 लाख। 31 March 2025 बाई PL। बैलेंस कुछ नहीं बचेगा क्योंकि फुल्ली राइट ऑफ हो गया। 5th ईयर कंप्लीट, डिवेंचर का लाइफ भी खत्म और लॉस राइट ऑफ भी खत्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग को बोला था इंटरेस्ट अकाउंट बनाने के लिए, उसके बाद तो बना लेते हैं। देखो इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट कैसे पेबल है चेक कर लेते हैं। इंटरेस्ट अकाउंट, TDS डिडक्ट करना है 10%। इंटरेस्ट कब कब देना है? इंटरेस्ट इज पेबल एनुअली, मतलब ईयरली एक ही बार देना पड़ेगा। ठीक है, तो 31 March 2021 में फर्स्ट इंटरेस्ट होगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर 21 में खत्म होता है। तो इंटरेस्ट ड्यू होता है ईयर एंड में, पे भी ईयर एंड में होगा, और PL में ट्रांसफर भी ईयर एंड में होगा। तो इंटरेस्ट जो है वो कितना होगा? डिवेंचर कितना था? डिवेंचर देखो यहाँ पर दिख रहा है तुम लोग को, डिवेंचर है हम लोगों का 1 करोड़। ठीक है, 1 करोड़ पे हमारा पेमेंट होगा इंटरेस्ट का। 1 करोड़ इंटू 12%। ठीक है, 1 करोड़ इंटू 12%, 1,20,000। 1,20,000 हो जाएगा फुल ईयर के लिए, तो 1,20,000 रहेगा, है ना। तो 1,20,000, तो यहाँ पर लिखेंगे एंट्री क्या होता है? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। कितना हो जाएगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर? 1,20,000। ठीक है, 1,20,000। अब ये 31 March 2021 को ही PL में ट्रांसफर हो जाएगा, बाई PL बोल के 1,20,000। अच्छा, फिर ये ब्रॉड डाउन होगा 31 March, ब्रॉड डाउन नहीं होगा सॉरी, 31 March 2022 को फिर से डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलेगा, तो टू डिवेंचर होल्डर। ठीक है, देखो क्यों यहाँ पर हम लोगों का बैंक का एंट्री नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर देखोगे तो बैंक का एंट्री ऐसे होता है ना। डिवेंचर वाला TDS वाला क्वेश्चन कहाँ गया? ये देखो TDS टू डिवेंचर होल्डर होता है, तो हम लोग कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर होगा, जहां भी एंट्री हम लोग पोस्ट करेंगे हम लोगों के पास एक ही अकाउंट आएगा, डिवेंचर होल्डर। ठीक है, और हर बार उस डिवेंचर होल्डर पे इंटरेस्ट जो है 1,20,000 होगा, क्योंकि ईयरली दिया जाता है तो वो ऑटोमेटिकली इक्वली होगा, और कुछ भी मिडिल में रीपे है नहीं किसी भी डेट में, तो 1,20,000 करके ही 5 टाइम्स चलता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 22 बाई PL 1,20,000
कंप्लीट। फिर 31 मार्च 2023 टू डिवेंचर होल्डर 1,20,000। 31 March 2023 बाई PL 1,20,000। फिर यहाँ पर 31 मार्च ईयर एंड में रिकॉर्ड हो रहा है 24 ड्यू हो रहा है पहले टू डिवेंचर होल्डर। कितना ड्यू हुआ 1,20,000। फिर पे हो गया होगा बैंक की एंट्री के साथ, अब PL में रिकॉर्ड हो जाएगा बाई PL 1,20,000। फिर यहाँ पर 31 मार्च 2025 टू डिवेंचर होल्डर 1,20,000। 31 March 25 बाई PL 1,20,000 हो गया। बस 25 तक ही होगा। और एक अकाउंट प्रिपेयर करने बोला था, डिवेंचर होल्डर अकाउंट भी प्रिपेयर करने बोला था, तो अभी हम लोग बनाएंगे डिवेंचर होल्डर अकाउंट। डिवेंचर होल्डर, तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट में कैसा एंट्री होगा, एक बार एंट्री याद करो। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू डिवेंचर होल्डर टू टैक्स पेबल TDS, ठीक है। और उसके बाद जब पे कर देते हैं तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाता है। तो पहले ये वाला क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगा बाई इंटरेस्ट, पहले इंटरेस्ट ड्यू करते हैं 31 March 2021, पहले हो जाएगा बाई इंटरेस्ट 1,20,000। अब जब पे करेंगे तो एंट्री हो जाएगा 31 March 2021 में टू बैंक 10,800, और डिवेंचर होल्डर से TDS जो है वो डिडक्ट कर लेंगे, तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा TDS। TDS कितना कलेक्ट करने बोला है 10%, जितना भी इंटरेस्ट होगा उस पे 10%, तो इस पे 10%, तो ये 12,000 है, सॉरी 1,20,000 है, 1,20,000 पे 10% यानी 12,000, ठीक है। तो ये टोटल करने से दोनों साइड टैली हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से इंटरेस्ट दिखाएंगे यहाँ पर 31 March 2022 बाई इंटरेस्ट सेम अमाउंट 1,20,000। 31 March 2022 टू बैंक। अच्छा, बैंक में क्यों, बैंक में सॉरी ये वाला ज्यादा आएगा, 1,20,000 से 12,000 माइनस करने से कितना आएगा 1,08,000। एक बार चेक कर लेते हैं, 1,20,000 इस पे 10% कितना होता है, पहले ये चेक कर लेते हैं। 12,000 होता है। अच्छा, 12,000 माइनस 1,20,000, 1,08,000, 30 होगा, ठीक है, 1,08,000 इस तरह से हो जाएगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट देखो कितना हो जाएगा। ये कैसे आया, ये 1,20,000 में से 12,000 TDS काट लिया गया, फिर इतना पेमेंट होगा, सेम एंट्री ही होता जाएगा, बस डेट जो है हर बार अलग हो जाएंगे। TDS यहाँ पर कितना 108, और ये 1,08,000, यहाँ पर 12,000 क्लोज। फिर से इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना है 31 March 2023 बाई इंटरेस्ट 1,20,000। 31 March 23 टू बैंक 1,08,000 टू TDS 12,000, ये भी क्लोज हो गया। और 2 years सेम ही होगा, फिर भी दिखा देते ये 31 March 2024 23 तक कर लिया ना, हाँ 24, फिर से वही इंटरेस्ट बाई इंटरेस्ट 1,20,000 31 March 2024 टू बैंक टू TDS 12,000, इस पे 10%, तो कितना पे करना पड़ेगा 1,08,000। 31 March 2025 लास्ट एंट्री बाई इंटरेस्ट 1,20,000। 31 March 2005 टू TDS, इस पे
10% यानी 12,000, रिमेनिंग 1,08,000 ये हो जाएगा पे, तो टू बैंक। ठीक है, इसका टोटल कर करके लेकिन लिखना पड़ेगा तुम लोगों को। बस ये देख, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये हम लोग का कंप्लीट हो गया और इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो डिवेंचर का भी हम लोग का फुल्ली ये एक बार कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर आज इतना ही।